कि पत्रकारिता के छात्रों के लिए और अन्य छात्रों के लिए भी आयोजित पत्रकारिता संवाद श्रृंखला के इस चौथी कड़ी में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है प्रियंका दुबे। आप तहलका, कैरावान समेत बहुत सारी प्रतिष्ठित संस्थाओं में काम करने के बाद आजकल बीबीसी में काम कर रही हैं और आपने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है नो नेशन फॉर वुमेन। वो बहुत चर्चित किताब है। आपको पत्रकारिता जगत के कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं जिसमें रामनाथ गोयनका और चमेली देवी जैन अवार्ड भी शामिल है। आप अपने ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए जानी जाती हैं और खासकर उन रिपोर्ट्स के लिए जिसमें स्त्रियों को या लड़कियों को केंद्र में रखा जाता है। आज की इस संवाद श्रृंखला का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य है कि एक तो पत्रकार का अनुभव जो वो ग्राउंड में जाके दर्ज करता है और उस अनुभव को कैसे जब राइटिंग में ट्रांसलेट करता है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब उसको पाठकों या दर्शकों के लिए प्रस्तुत करता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। दूसरा कि इसमें एक स्त्री होने का अनुभव ग्राउंड रिपोर्टिंग में कैसे जुड़ जाता है। इनको लेके प्रियंका जी हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करेंगी। शुरुआत में जैसा मैंने उनको बताया भी है और जैसा आप सबों को भी जानते हैं, शुरुआत में वो अपनी बात रखेंगी और उसके बाद आपके सवालों का जवाब देंगी, आप उनसे बातचीत कर सकेंगे। थैंक यू, शुक्रिया मितेश। आई एम ग्रेटफुल। ये मतलब मुझे अच्छा लगता है स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करना हमेशा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेरे बहुत सारे दोस्त इलाहाबाद से हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी लेकिन फिर भी मैं इलाहाबाद में ही पढ़ी हुई, बिकॉज हाफ ऑफ माय गैंग और मेरे आधे जितने भी मेरे करीबी दोस्त हैं वो सारे पूर्वांचल और इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में काफी सारे लोग पढ़े हुए हैं। तो ये एक बहुत खुशी की बात है वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना। आई एम थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत ही क्विकली जल्दी में कुछ पॉइंट्स हैं वो जो मुझे जरूरी लगते हैं। अच्छा, ये जो सारी बातें मैं कहने जा रही हूँ इनका पूरा गलत ये हो सकता है कि ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने सीखा है, जो मैंने लर्न किया है अपने काम के दौरान। ये बहुत पर्सनल चीजें हैं, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है और इसीलिए गलत भी हो सकता है या हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। बट मैं जो अपनी लर्निंग है उसको ऑनेस्टली शेयर कर सकती हूँ। तो इसको फाइनल कोई वर्डिक्ट या आखिरी लकीर ना माने और खूब कोशिश करें कि सारी लकीरें तोड़ें आप और अपनी लकीरें बनाएं और सब चीजों को गलत साबित करें, डिसमेंटल करें हर चीज को। उस प्रेमाइज से शुरू करना चाहिए। बट मैं अपनी लर्निंग्स आपसे शेयर करूंगी बहुत कुछ छोटे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि जहां तक राइटिंग प्रोसेस और वर्क प्रोसेस की बात है, काम की बात है, तो उसमें मेरे लिए कुछ चीजें बचपन से जो मैंने सीखी भी और जो मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मैं जर्नलिज्म स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ, कुछ बातें आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं कुछ बातें जरूर शेयर करूँ। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ना, क्यूरियोसिटी से शुरू करना बहुत जरूरी है। यानी कि आप लोग कुछ चीजें जब हम प्रोसेस की बात करते हैं, जब हम फील्ड पे जाते हैं तो अभी की बात नहीं, जैसे मैंने बहुत छोटे में रिपोर्टिंग स्टार्ट करी थी 21 साल की उम्र में और अभी मेरे को ऑलमोस्ट 10-11 साल हो गए या 11th ईयर इन रनिंग है मेरा, ये 11th ईयर रनिंग है और 21 में मैंने स्टार्ट कर दिया था काम करना। तब से जब मैं अगर मैं ट्रेस बैक करने की कोशिश करती हूँ वापस पीछे जाकर कि तब मेरा प्रोसेस क्या होता था और अब क्या होता है, तो कुछ चीजें जो कॉमन है बिल्कुल, वो पहली चीज है उसमें क्यूरियोसिटी। यानी कि आप में बहुत जिज्ञासा होनी चाहिए और बाल सुलभ जिज्ञासा अपने आसपास के संसार को समझने के लिए, चीजें जैसी हैं वैसी क्यों है ये समझने के लिए। एक एंगर तो होता ही है जो रिपोर्टिंग को, जिससे आपका काम ड्रिवन होता है, गुस्सा होता है, मगर वो बहुत ज्यादा इस बात से आता है कि आपके आसपास चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं, उसको समझने की। सिचुएशन ऑफ वुमेन ऐसा क्यों है, कास्ट को लेकर सिचुएशन ऐसी क्यों है, पॉवर्टी या जो भी चीजें हैं वो ऐसी क्यों है, इसको जिज्ञासा के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करना, हर चीज को लेकर क्यूरियस होना एक रिपोर्टर के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ही इरिटेटिंगली जिज्ञासु होना। आपको कई बार आप आसपास के लोगों को तंग भी कर देते हैं कि क्या यार ये पीछे ही पड़ जाती है एकदम। तो आप उतने ज्यादा आपके अंदर क्यूरियोसिटी एक हो बहुत ज्यादा, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। और किसी भी चीज को पीछे जाने की कोशिश करना। दूसरी बात है कि जैसे कि ना, मुझे कई बार लगता है जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, उनका काम और वर्क एरिया बिल्कुल अलग होता है और हमें उनको, मैं कोई मतलब एप्पल और ऑरेंज का कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, उनकी तुलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो चीज कहना चाह रही हूँ वो ये है कि उस लिहाज से एक रिपोर्टर को ना पीपल्स पर्सन होना बहुत जरूरी है, यानी कि लोगों का आदमी होना। और ये चीज आप थोप नहीं सकते, ये चीज आप किसी जर्नलिज्म स्कूल में सिखा नहीं सकते।
ये आपके अंदर इंट्रिंसिकली होती है। मतलब आपको जैसे कि ना जैसे आप फील्ड पे जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, आप एकदम गांव में चले गए, बहुत ही एक ऐसे एरिया में चले गए जहां आप बड़े नहीं हुए थे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, एक आदिवासी इलाके में चले गए, या फिर आप किसी गांव में एक बहुत ही एक ऐसे एरिया में आप किसी ऐसे समाज में चले गए जहाँ पे कोई दलित समाज की बस्ती है, किसी भी ऐसे आप एरिया में चले जाते हैं जो आपके जोन से अलग है। या फिर अगर आप किसी बहुत बड़े, जैसे मेरे लिए ये भी बहुत अलग स्पेस है कि मैं किसी बहुत प्लश सेटिंग में जाके ऑपरेट करूँ, या मैं किसी बहुत बड़े घर में चली गई तो भी मैं मतलब बहुत ही जैसे कहते हैं कि सो कॉल्ड एरिस्टोक्रेटिक अगर सेटअप में चली जाती हूँ तो भी बहुत असहज हो जाती हूँ, क्योंकि वो मेरा जोन नहीं है। मैं बहुत प्रोलिटेरियन रही हूँ अपने अपने अपनी ग्रोथ में। जैसे जो मेरा बेसिक डिफॉल्ट मोड है उस वो स्पेस को मैं बिलोंग करती हूँ। तो अगर मैं किसी बहुत ऐसे स्पेस में भी चली जाती हूँ जो मेरे से अलग है तो भी मैं बहुत असहज हो जाती हूँ। कहने का मेरा टोटल मतलब है कि हर तरह के माहौल में आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप एक शहर में बड़े हुए हैं, कस्बे में बड़े हुए हैं, और आप मान लीजिए ओडिशा में बड़े हुए हैं और आप कश्मीर जाते हैं, या आप तमिलनाडु जाते हैं या वेस्ट बंगाल जाते हैं, वहां के किसी गांव, किसी आदिवासी परिवार में चले जाते हैं, किसी जो आपके जोन में नहीं उससे अलग परिवार में जाते हैं, तो भी वहां पे किसी को ये फील नहीं होना चाहिए कि आप आउटसाइडर हैं। मतलब ऑब्वियसली फील होता है, ये कहने की बात होती है, मगर आपको खुद फील नहीं है। आपके अंदर एक जो ह्यूमन एम्पैथी होती है किसी से कनेक्ट करने की, यानी कि आप, और ये चीजें ना सिखाई नहीं जाती है, कोई भी स्कूल आपको नहीं सिखा सकता। मतलब एक जो विनम्रता होती है वो बहुत की चीज है। उन एम्पैथी, ये ओढ़ के और फेक नहीं कर सकते आप इसको, ये फेक ऑफ करेंगे बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, और वो हो ही नहीं सकता। तो आप जूते उतार के किसी के घर में घुसे, बहुत विनम्रता से घुसे, उससे बात करें, चुप रहे थोड़ी देर। अगर किसी के यहाँ कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, कुछ हुआ है, जो भी है, कई बार हम लोग ट्रेजेडीज को ही फॉलो करते हैं। तो आप किसी के यहाँ जा रहे हैं, अगर आप बदायूं चले गए, मान लीजिए, जो मैंगो गर्ल्स, जो आम के पेड़ से जो कजिन बदायूं सिस्टर्स का जो केस था, ऐसे किसी जगह पहुंच जाते हैं और वहां पे आप बहुत ज्यादा अपनी जो बिलोंगिंगनेस है, अपने अपने समाज है, अपने माहौल को वहां पे लाएंगे तो वो पूरा खत्म हो जाएगा। यानी कि आपका वहां पर काम है कि अपने आप को घर छोड़कर आइए आप, और आप एकदम जिज्ञासु और संवेदनशील और पूरी अपनी अवेयरनेस के साथ वहां पर मौजूद हूँ ग्रहण करने के लिए। ग्राह्यता बहुत होनी चाहिए, संवेदनात्मक रूप से ग्राह्यता बहुत होनी चाहिए, सामाजिक रूप से ग्राह्यता बहुत होनी चाहिए, हर लिहाज से। और ओढ़े नहीं, फेक ऑफ नहीं करें इसको। बहुत सारे लोग फेक ऑफ करते हैं, वही मैं कह रही हूँ कि ये चीजें सिखाई नहीं जाती। ये तभी आएगा आपके अंदर जब आपके अंदर वाकई अपने देश को लेकर प्रेम है, इस कंट्री को, इस समाज को, या अब इस दुनिया को, सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड ही अगर मैं इसको और बड़ा करके देखूं तो सिटीजन, एज अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, अगर आपके अंदर बहुत प्यार है, आप समझना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, अगर आप वाकई लोगों से कनेक्ट करते हैं, अगर आपका वाकई कोई कनेक्शन है, तो वो चीज ट्रांसलेट होगी। अगर आप नहीं, तो किसी एक स्टोरी को मुझे अच्छा बनाना है, या मुझे तो वही स्टोरी में अवार्ड लेना है, या मुझे कोई तीर मारना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो वो बहुत शॉर्ट टर्म होगा। एक कहानी तक आपका कुछ हो सकता है, वो ठीक ठाक निकले, वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा रास्ता। यू शुड हैव अ जेन्युइन लव फॉर पीपल। लोगों के लिए एक बहुत बहुत गहरे में, नाभि में अगर आपके प्यार नहीं है तो वो चीज ट्रांसलेट नहीं होगी। नहीं, जिज्ञासा नहीं, सब लोगों को लेकर कि दीज आर माई पीपल। हम कहते हैं ना, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो हम बच्चों में, हम जो बचपन में सिखाते हैं और हम हंसते हैं अब जिन बातों पे, वो इतनी जरूरी होती है। मतलब मेरे को इतना गजब का सेंस ऑफ ट्रांस फील होता है जब मैं फील्ड पर होती हूँ, और ऐसा लगता है मैं कहीं और पहुंच गई हूँ। मैं मतलब मुझे जेन्युइनली आई क्राई सो मच व्हेन आई एम ऑन फील्ड, और बहुत ज्यादा मतलब मैं एकदम उस जोन में घुस जाती हूँ, उस फैमिली के साथ। उनका पेन मेरा अपना होता है, ना बी क्वाइट, आप चुप रहिए, कम बोलिए, ज्यादा मतलब ऐसे जैसे आपके घर में अगर कुछ होगा तो आप कैसे ट्रीट करेंगे उस चीज को ना। एम्पैथी बहुत बड़ी चीज है। मुझे लगता है कि हम काइंडनेस को बहुत कम वैल्यू करते हैं, और मैं सबसे ज्यादा जर्नलिज्म स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहना चाहती हूँ कि काइंडनेस इज की। अपने अंदर अपने ऊपर काम करना भी बहुत जरूरी है, तब वो काम आपकी कॉपीज में रिफ्लेक्ट होगा, अगर आपके अंदर वो चीज है तो। और ये चीजें पता नहीं लोग बोलते नहीं है, बट और मुझे नहीं लगता है। तो पीपल्स पर्सन होना, टू बी अ पीपल्स पर्सन। चाय की टपरी पे खड़े हो गए, वहां गप कर ली, लोगों से प्यार किया ना, आप टपरी पे किसी बच्चे को खिलाया, मतलब एक जेन्युइन लव फॉर पीपल होना चाहिए। आप जहां जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये कहाँ आ गया हूँ मैं, ये तो स्लम में आ गया हूँ या धारावी में क्यों आ गया हूँ। ये सब कुछ आपका अपना है,
और आपको मौका मिला है इसको देखने का और समझने का, आप बहुत भाग्यशाली है, लोगों के पास नहीं होता ये मौका। तो इस मौके को बहुत मुझे लगता है कि इतना भाग्य होता है किसी, हमको एक डिस्टेंस से देखने का मौका मिलता है, तो उसको आप जितनी कंपैशन से देखेंगे उतनी कंपैशन से आप उतार सकते हैं। और अपने अंदर का जो अनलर्न करिए, जो आपको घर वर में सिखाया है, अपनी अपब्रिंगिंग, वो सब अनलर्न करना बहुत जरूरी है। बी अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, एकदम अंदर से खुद को फ्री करना बहुत जरूरी है, तब आप इंडिपेंडेंटली फील्ड पे जा पाएंगे। वो चीज कॉपी में ट्रांसलेट होती है, आपकी अपनी इनर फ्रीडम कॉपी में आती है। और बाद में दूसरी चीज है डिस्पैशनेट होना। आजकल पॉलिटिकली बड़ा चार्ज माहौल है, तो ये बड़ा फैशनेबल है कि हमने पूरी प्रोग्रेसिवनेस का जो वो है ठेका, वो लेफ्ट को दिया हुआ है या राइट को दिया, जो भी है, मतलब अपनी अपनी आइडियोलॉजीज हो सकती है सबकी। बट मेरा कहना है कि बहुत पढ़ना लिखना, एक रिपोर्टर को इतना पढ़ा लिखा, मेरे को लगता है कि अगर आप खूब लिटरेचर पढ़ते हैं, खूब आपकी पॉलिटिक्स में रुचि है, खूब ज्यादा पढ़ते हैं, भाषा बहुत अच्छी होती है, कॉपीज अच्छी बनती है। लॉन्ग फॉर्म की हम बात कर रहे थे, लॉन्ग फॉर्म का सबसे बड़ा की है कि लॉन्ग फॉर्म में जिगर चाहिए होता है इतना लंबा लिखने के लिए, 12 18 मेरे मेरे जो आसाराम का पहला ड्राफ्ट था वो 25,000 वर्ड का बना था, जो छपा फिर वो 18 का था। तो मैं कहने की ये कोशिश करी कि उसमें आपने बहुत एक आदत होनी चाहिए रिपोर्टर की कि हमने खूब अखबार तो पढ़ी, अखबार से हमने दिन शुरू किया, मगर हमेशा आपके जो ट्रैवल बैग है उसमें 2 किताबें हों, और आप हमेशा रास्ते में एक भूख पढ़ने की बहुत आदत डालें। जब भी ऑटो में है, मेट्रो में है, ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रांजिट में है, मैं चेक इन की लाइन में खड़े होकर भी पढ़ती रहती हूँ। जब मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ, आई ऑलवेज हैव अ बुक इन माय हैंड। आपको जो भी पढ़ना है आप पढ़ें, बट क्योंकि हमारे पास टाइम इतना कम है और इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हम बहुत कम पढ़ पाते हैं, तो उसकी भूख होनी चाहिए कि यार मैं कैसे 2 लाइन और पढ़ लूं बस। तो हमेशा बुक मार्क, एक पेंसिल और एक किताब हाथ में होनी चाहिए। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी अच्छी भाषा होगी। भाषा पे सिर्फ लेखक को काम नहीं करना होता, राइटर को काम करना होता है। और ये बड़े बड़े टेक्स्ट जो होते हैं नॉन फिक्शन के, ये बहुत रियाज से धीरे 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 इनमें सुधार आता है। हमको बॉडी कहानी की तरह स्ट्रक्चर वगैरह सब बनाना होता है। 200 वर्ड की खबर फाइल करने की भी बहुत चुनौती है। मतलब मैं हर तरह का लॉन्ग फॉर्म स्नॉबरी में नहीं जाना है हमको, क्योंकि मैं तो इसको एक ट्राइब की तरह देखती हूँ ना, जैसे रिपोर्टर्स और जर्नलिज्म हमारी अपनी ट्राइब है। सो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माई पीपल। तो जो आदमी रात को 3 बजे 200 वर्ड की खबर फाइल कर रहा है कि अभी नाइट एडिशन के लिए जो आखिरी में जा रहा है, सिटी एडिशन है, कि चौराहे पर कोई ट्रक एक्सीडेंट में 2 लोग मारे गए हैं, उसकी वैल्यू आपने बहुत करनी चाहिए। वो एक इम्पॉर्टेंट, आपको एक सेंस ऑफ ट्राइब होना चाहिए बहुत ज्यादा। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना। वो 2 लोगों की मौत को दर्ज कर रहा है रात को 2 बजे, कितना वैल्यू का काम है कि वो वहां पर उसको डॉक्यूमेंट कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि 200 वर्ड की खबर लिखना कोई सरल चीज है। अपने काम को, जो भी आप काम कर रहे हैं, बहुत सीरियसली लें, उसको बहुत इज्जत दें और बहुत गंभीरता से करें। क्योंकि 200 वर्ड में लिखना मुझे तो बहुत कठिन लगता है। मैं तो मूड ही नहीं बना पाती 200 वर्ड में, तो क्योंकि मैंने बचपन से ही मैगजीन्स में और ज्यादा लंबा काम किया है, इनफैक्ट बीबीसी में भी लंबी रिपोर्ट्स। तो लेकिन अगर आपने लॉन्ग फॉर्म करना है तो लॉन्ग फॉर्म में तो रियाज बहुत ज्यादा जरूरी है। और आइडियोलॉजी, जब मैं पढ़ने की बात कर रही थी, तो इसका मतलब है कि आप हर तरह की पॉलिटिकल रीडिंग आपकी बहुत हो, पॉलिटिकल मैच्योरनेस आप में बहुत होनी चाहिए, और वो रीडिंग से आएगी, हर तरह की चीजें पढ़ने से। बट बी डिस्पैशनेट, मतलब एक तरह का डिस्पैशन होना बहुत जरूरी है। नहीं कि मैं भोपू बनने में विश्वास नहीं करती, ना लेफ्ट का ना राइट का। मुझे लगता है कि रिपोर्ट एक इतनी पावरफुल चीज है कि अगर आपने ठीक से रिपोर्ट करी है तो आपको उसमें प्रत्यय और उसमें उपसर्ग और ये सब लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। उसमें विशेषण कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद चीख के बोलेगी। आपको ये कहने की जरूरत, आपको कुछ मतलब मुझे लगता है कि रिपोर्टर को पॉलिटिकल एलिनेशन अपनी बचाने से, अपनी देखिए सबके अपने होते हैं इंक्लिनेशंस, मगर उससे ओवर्टली बचना चाहिए। अगर आप ओपिनियन राइटर हैं, आप संपादक हैं, तो भी फिर भी हो, संपादक को भी नहीं करना चाहिए वैसे तो। अगर आप ओपिनियन राइटर हैं तो आप कर सकते हैं, कॉलमिस्ट हैं तो भी आप कर सकते हैं। बट रिपोर्टर एक बहुत सेक्रेट चीज होती है, बहुत पवित्र। जो रिपोर्ट होती है वो बहुत पवित्र चीज है, और वो बहुत साधना से हम उसकी सैंक्टिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पूरी ट्विटर टाइमलाइन में और आपकी पूरी फेसबुक टाइमलाइन में लग रहा है कि आप राइट के चमचे हैं या लेफ्ट के चप्पू हैं, एक सेट, सॉरी पार्डन माय लैंग्वेज, रिपोर्टर्स भाषा में आ गई हूँ मैं थोड़ी। मतलब अगर आप लेफ्ट को आप बहुत ज्यादा अपीज करते हैं, राइट को करते हैं, तो वो आपकी एज ए हेल्थ ऑफ योर रिपोर्टर इट्स नॉट गुड। आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आप उन लोगों से ऊपर है। मतलब मैं हमेशा मानती हूँ कि मुझे कभी
आकर्षण ही नहीं होता इन सब चीजों से। मुझे लगता है कि आपको जो वेंटेज पॉइंट दिया गया है, यानी जिस चोटी पर खड़े होकर आप संसार को, जिस पत्थर पे खड़े होकर आप संसार को देख रहे हैं, ये सब चीजें आपकी गेज में आनी चाहिए, ये आपकी गेज में है, इन योर गेज। तो आप उसको गेज करें, बट आपको उसका हिस्सा नहीं होना है। मेरे साथ एक चीज है, मैं एक वाक्य बहुत अक्सर इस्तेमाल करती हूँ अंग्रेजी में, उसको मैं हिंदी अनुवाद करके आप लोगों को बताती हूँ कि एक रिपोर्टर को किसी भी चीज में इतनी जिज्ञासा से घुसना चाहिए, मतलब जैसे कि उसको उसको मतलब गजब का अट्रैक्शन, या उससे लिटरली ही इज इन लव विद दैट थिंग। अगर कोई स्टोरी आप उसमें घुस जाइए एकदम, और उतनी ही डिस्पैशनेटली आपको उससे निकल के भी देखना है पीछे। तो ये किसी चीज में प्रवेश करने की और बाहर आ पाने की प्रक्रिया, ये थोड़ी पीड़ादायक होती है, मगर इसको, इस बैलेंस को आप स्ट्राइक करते हैं अभ्यास से, रियाज से, धीरे धीरे। तो ये बहुत जरूरी है, ये जो बैलेंस है वो स्ट्राइक करना। थोड़े वक्त के साथ आता है, बट ये बहुत की चीज है। बट भी वेरी, आप पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर हैं, तो ओवरटली वो नहीं लगना चाहिए। आपकी रिपोर्ट अगर स्ट्रांग है, उसमें सभी पक्षों की बातचीत है, तो वो अपने आप चीख चीख कर कहेगी कि क्या परेशानी है, या किसके साथ त्रासदी हुई, क्या हुआ। तो रिपोर्ट को कमजोर मत समझिए, बहुत बहुत पावरफुल चीज है। एक अच्छी रिपोर्ट एक नदी की तरह होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बार आपने उसको लिख दिया, आपका काम खत्म है। फिर वो, मेरे को इतने साल साल बाद भी लोग रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, और मेल्स आते हैं, और चिट्ठियां और मैसेजेस आते हैं, तो वो चीजें, रिपोर्ट इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। रियलाइज द पावर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, उसकी ताकत को रियलाइज करके उसकी इज्जत आपने खुद करना सीखनी है, तब आप उससे पावर ड्राइव, या तब आप उससे तब दूसरों को उस पर भरोसा होगा। और बहुत सारे हम जैसे यंग लोगों से कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को कई बार लगता है कि लेफ्टिस्ट होना बहुत फैशनेबल है, विच इज, मतलब हम लोग, आई माई सेल्फ ग्रू अप यू नो इन दैट। मैं खुद भी वैसी बड़ी हुई हूँ। जे गुवारा वगैरह, जब छोटे होते हैं हम, 17-18 साल की चीज है कि गुवारा का पोस्टर लगा लेते हैं, और हम सब मोटरसाइकिल डायरीज देखते हैं। इट्स अ वेरी फैशनेबल थिंग टू डू, बट व्हेन, I'm not saying I'm not going into the right, और मैं उसके सही गलत में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जज करना मेरा काम नहीं है। मगर किसी भी आइडियोलॉजी से, आप किसी भी आइडियोलॉजी की तरफ अगर आपके मन में जो भी उसको मन में रखिए, खूब पढ़िए, दोनों को खूब पढ़िए, लेफ्ट को, राइट को, जेड को, एक्स को, वाई को खूब पढ़िए, और सबसे बात करिए। मगर आपके सोशल मीडिया टाइमलाइंस पे वो झलकना नहीं चाहिए, उसमें स्मार्टनेस बहुत जरूरी है। ये बीबीसी या किसी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपके टाइमलाइंस में अगर आपके 20 ट्वीट पढ़ के किसी को लगता है कि आप एक्स पार्टी की तरफ बहुत ज्यादा झुके हुए हैं, तो वो एक फेलियर है आपकी एज अ रिपोर्टर। वो मैं कह रही हूँ, ये मैं कह रही हूँ कि जानिए खूब, और सबसे संबंध होने चाहिए, खूब बात करनी है आपने, सबसे बात करनी है। बट आप मतलब, और अगर आपको वही सब करना है, तो आप पार्टी में शामिल हो जाइए, वो ज्यादा अच्छा और आसान तरीका है, ज्यादा सक्सेसफुल करियर बनेगा वो एक अच्छा, स्पष्ट। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको ध्यान से, क्योंकि आजकल बड़ा चार्ज रहता है ये सब माहौल, और मुझे लगता है रिस्ट्रेन एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। और पूरी पैशन कॉपी में लगा दीजिए ना। आपको लग रहा है, आपने जो आंखों देखा है, जो आपने आंखों से देखा है, उसको पूरा उतारिए, हर सारी चीजों की सारी बात रखिए। और अगर कहीं पे कोई नैरेटिव स्ट्रांग है, तो आप प्रशासन का कोट लगा भी देते हैं, राजनीतिज्ञों का कोट लगा भी देते हैं, तो भी अगर वो विक्टिम का नैरेटिव इतना स्ट्रांग है, वो उछल के आ जाएगा कॉपी में, और वही डोमिनेंट फोर्स रहेगा। आपने उसको अगर ठीक से लिखा और ठीक से कहा है, तो वो बहुत ताकतवर चीज होती है रिपोर्ट। तो छोटा मत करिए खुद को, ये सब बड़ी चीज है, रिपोर्ट बड़ी चीज होती है, वो बहुत ताकतवर चीज है। तो वो इन सब चीजों को सरपास करती है। विक्टिम का नैरेटिव इतना इंपॉर्टेंट या इतना पावरफुल होता है कि वो सब लोग उसको, कोई भी प्रशासन अपनी ढके या राजनेता कहे नहीं हमने क्या, हमने वो क्या, सब चीजें दिखाई दे जाती हैं, और पाठक उसको सूंघ लेता है। सो यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर वर्क। अपना फील्ड वर्क स्ट्रांग होना चाहिए, फील्ड वर्क में कमजोरी नहीं। डबल चेक, क्रॉस चेक, आजकल मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे इतना, मतलब क्रॉस चेक ही नहीं करते, मतलब डबल सोर्सिंग। विकिपीडिया कोई सोर्स नहीं है सर, विकिपीडिया को सोर्स नहीं माना जाता है। और हर चीज में डबल चेक करने का नियम बिल्कुल अनिवार्य है। एक सबसे बड़ी, मतलब मैं सबसे बड़ा जो फॉल हो सकता है किसी रिपोर्टर के लिए, मतलब जिस चीज को हम बड़ा नो मानते हैं, जैसे कहते हैं कि ये तो बड़ा पाप हो गया, मतलब ये बहुत ज्यादा दुख या बहुत शर्म की जो बात होती है, वो है खबर में गलती निकलना। तो खबर में गलती नहीं होनी चाहिए। आप अपने बेसिक्स को डबल चेक करें, क्रॉस चेक करें। ये बहुत बड़ी, जर्नलिज्म में हमारे पास में क्रेडिबिलिटी, छवि के सिवा कुछ नहीं होता। तो क्रेडिबिलिटी आप अपनी रिपोर्ट से बनाते हैं, कमाते हैं। फेक कोट्स नहीं लगाने हैं। और आजकल भी कहना सोर्सेज वोर्सेज की, तो फेक कोट्स आपने बिल्कुल नहीं लगाने हैं। जब जो भी आप बात करें,
डबल क्रॉस चेकिंग हम देखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स तक में अभी इतना बड़ा वो हुआ था पॉडकास्ट जो उन्होंने आईसिस के खिलाफ, मतलब आईसिस के ऊपर उनके एक रिपोर्टर ने करी थी, उसके ऊपर इतना बड़ा सीन हुआ, पता चला कि वो जो उसका लीड पात्र था वो दैट थिंग वाज होल कुक्ड अप। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं। तो डबल चेकिंग, क्रॉस चेकिंग, जिसको भी आप बात कर रहे हैं, जो भी आपका लीड कैरेक्टर है स्टोरी का, उसको क्रॉस चेक, उसका बैकग्राउंड का क्रॉस चेक। अगर आपसे कोई एक्स बात कर रहा है तो उसके विलोम से सवाल स्टार्ट करिए, मतलब आपके दिमाग में विलोम हमेशा होना चाहिए। कोई एक चीज है तो उसकी ट्रेनिंग, एक मेंटल अलर्टनेस और शार्पनेस रिपोर्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो वो सारी चीजें आप में होनी चाहिए। और दूसरी बात, नेटवर्किंग का मैंने एक पॉइंट लिखा है। नेटवर्किंग एक बहुत ही घटिया, मतलब बहुत हल्का सा शब्द है जो कि चीजों को उल्टा सीधा कर देता है। उसको मैं कहती हूँ द कैपिटल ऑफ अ रिपोर्टर। तो एक रिपोर्टर की जो पूंजी होती है, एक रिपोर्टर की टोटल पूंजी होती है उसके मानवीय संबंध जो उसने इस यात्रा में अर्जित किए हैं। इसको इस तरीके से देखना। नेटवर्किंग मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, बहुत ही, और मैं करती भी नहीं। नेटवर्क अगर मैं करती होती तो मैं, मेरा काम करने का तरीका ही दूसरा होता। मतलब मैं जिन लोगों के साथ काम करती हूँ, जो मेरे हम दिल्ली में या कहीं एक जगह रहते हैं, बॉम्बे में, कहीं भी रहते हैं, भोपाल में रहते हैं, आप इलाहाबाद में रहते हैं, लेकिन अगर आप पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं तो आप केरला की रिपोर्ट पे तो वैसे नहीं कर पाएंगे ना जैसे आप इलाहाबाद की रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वहां पर जो आदमी काम कर रहा है उससे आपने मदद ली, तो वो कोई सोर्स मात्र अगर आप बना के रखेंगे, दुनिया सोर्स बनाती है तो बनाती रहे, मगर एक रिपोर्टर की तरह आप भी अगर सोर्स बना रहे हैं तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगी कि आपको, आपके अंदर की मानवीयता ही नहीं जाएगी। वो इंसान है और वो आपकी ट्राइब का हिस्सा है, उसको इक्वल रिस्पेक्ट, कोशिश करना कि उसको उसका पेमेंट हमेशा, कई बार नहीं मिल पाता मगर हमेशा करना। मैं लड़ जाती हूँ अपनी टीम्स के पेमेंट के लिए, अपनी पेमेंट कभी नहीं, सबकी पेमेंट्स के लिए लड़ के अपने जो जहां भी आप पब्लिश करा रहे हैं, यू ट्राई एंड फाइट कि सबको पेमेंट्स मिल सके, फेयर पेमेंट्स मिल सके, सबको क्रेडिट मिल सके। कई बार आपके साथ फोटोग्राफर्स जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और उन्होंने आपकी और बहुत सारी चीजों में मदद करी तो उनकी ज्यादा तस्वीरें जाए। ये बहुत सारे छोटे छोटे काम करते हैं ताकि आपके लोगों को क्रेडिट, पैसा, यू केयर अबाउट योर टीम, अपनी टीम की परवाह करिए, उनको इंसान समझिए, उनकी इज्जत करिए, दे आर योर इक्वल्स। अगर आप अपने बिहेवियर में इक्वालिटी नहीं लाते हैं और आपके बिहेवियर में इक्वालिटी नहीं है तो आप कभी भी ऐसी स्टोरीज नहीं लिख सकते जो इक्वालिटी को प्रोपेगेट करती हैं या उसकी डिमांड करती हैं, या उसमें ईमानदारी नहीं आएगी। बार बार अच्छा रिपोर्टर होना बहुत दूसरी चीज है, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज भी नहीं है। अच्छा इंसान होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे इंसान होंगे तो आप अच्छे राइटर भी बनेंगे, अच्छे रिपोर्टर भी बनेंगे, अच्छा सब कुछ बनेंगे। वो सब कुछ सेकेंडरी है। ह्यूमन बीइंग पे बहुत काम करना है। ह्यूमन बीइंग, आप व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग यू आर, ट्रीट पीपल विद इक्वालिटी। मेरे साथ जो लोग काम करते हैं, जिन्होंने किया, जिनके साथ मैंने बचपन में, छुटपन में भी, 10 साल पहले मैं 21 की थी, काम करती थी, 22 में भी, वो भी सारे लोग आज तक, उनके परिवारों को मैं जानती हूँ, उनके बच्चों के मैंने नाम रखे हुए हैं। किसी का नाम मैंने रसगुल्ला रखा है, किसी का नाम मैंने सबको खिलाती हूँ बच्चों को। मैं सबसे, आई गेट इन्वॉल्व विद द फैमिलीज, उनके घरों में रहती हूँ। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। जब मैं फ्रीलांस भी करती थी, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे और हम बहुत कम बजट में हम काम करते थे, तो भी मैंने पूरी जर्नी लोगों ने अपने घर खोले, दरवाजे, दिलों के दरवाजे खोले मेरे लिए। कई बार मैं एक गर्मी के दिन होते थे, हम कहीं बहुत ऐसे स्टेट में जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, तो अपने बच्चों के बगल में, छोटे छोटे बच्चे, उनके बगल में लोगों ने मुझे सुलाया, क्योंकि घर में एक कूलर है और हस्बैंड और वाइफ किसी और दूसरे कमरे में सो रहे हैं। तो मतलब मैं बता रही हूँ कि मुझे इतना प्यार मिला है इस देश में जब मैंने काम किया है। और बहुत छोटे छोटे घरों में, जब जिनके यहाँ कुछ भी, मतलब आप सोचिए कि लोगों में जनरोसिटी कितनी है, जिसके घर में इतना पीड़ा का पहाड़ टूट पड़ा है, जो इतने कष्ट में है, और आप उसके यहाँ जा रहे हैं, बहुत छोटे से घर में, छोटी सी झुग्गी में है, और आप वहां से बाहर निकल रहे हैं तो कोई दादी आपके हाथ में 11 रुपए रखती है जब आप वहां से बाहर निकल रहे होते हैं। सो दिस इज इंडिया, नो? आपको ये चीज समझनी होगी कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। कनेक्ट इस देश का समझना होगा। दिस इज अ क्रेजी कंट्री। यहाँ पर इतना प्रेम भी मिलता है। मुझे बाइकों पर बैठा के लोगों ने घुमाया है, और इतना, मतलब अगर बहुत नो नॉनसेंस अगर आप है ना, इफ यू मीन बिजनेस, यू अर्न लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ऑन फील्ड। लोग बहुत इज्जत भी करते हैं। तो छोटे से, ऐसे से छोटी सी हाइट के, मतलब मुझसे बहुत ज्यादा उम्र में शायद बड़े होंगे ऐसे लोग हैं, लड़के आपको मिल जाएंगे, पुरुष मिल जाएंगे, वो लोकल रिपोर्टर्स होते थे, बाइक पे बैठा के मुझे पूरे दिन घूम रहे हैं, कोई दंगा वंगा मचा और हम चले जा रहे हैं। एवरीबडी शॉक्ड, ये कौन है, ये दो लोग। तो ना, रिपोर्टर्स थोड़े कहीं के भी हो, थोड़े से क्रैक तो होते हैं। तो अगर आपकी वाइब मिलती है, यू डेवलप अ कैमराडरी विद द पर्सन। तो हालांकि ना, आई डोंट स्मोक, तो मेरा ये होता है कि बहुत सारी चीजों में कई बार हम बहुत सारे जो मेल ग्रुप्स होते हैं उसमें उतनी इजी नहीं, मगर फिर भी बहुत, चाय की टपरी पे बहुत एंट्री हो जाती है, बहुत आपकी जैमिंग होगी।
डेवलप इक्वेशन विद पीपल। फिर वही बात है, पीपल्स पर्सन होना, और आप खुले दिल से जाइए। और लोग बहुत भरोसा करते हैं, बहुत प्यार मिलता है, बहुत मदद मिलती है, बहुत इज्जत मिलती है। लोकल रिपोर्टर्स बहुत, मेरे साथ तो लोगों ने अपनी जान खतरे तक में डाली है। अपनी अपनी गाड़ी में मेरे को लोकल रिपोर्टर्स ले गए, जिसमें उनकी कार का नंबर प्लेट है, अंडर कवर इन्वेस्टिगेशंस में। रात को 2-2 बजे, जहां से पता था कि हम ऐसे ऐसे वापस आए कि सामने कट्टा लगे बिचौलिए खड़े हुए थे ट्रैफिकर्स के, और हम मतलब मरते मरते बचे। मैं ऐसे बहुत, अब नहीं करूंगी, आई डोंट रिकमेंड सच थिंग्स। नो, आई वाज लाइक अ बिट क्रेजी। 5-6 साल पहले बहुत ही क्रेजी काम करती थी मैं। 2-3 चीजें और है। अपने आप से कम आइडेंटिफाइड रही है। नार्सिज्म की बहुत समस्या है हमारे यहाँ, तो ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है। आप पीछे रहना है आपने, और आप जितना आप खुद को गौण करेंगे उतना आप सीख पाएंगे फील्ड पर। और सिर्फ एक कहानी ही नहीं कि मुझे ये कहानी में तीर मार लेना, इसी कहानी में अवार्ड मिल जाना, इसी में सब कर लेना, ये नहीं होना चाहिए। वो एक मौका है। आप शायद उस जगह पे कभी दोबारा नहीं जाए अपने जीवन में, उस गाँव में, उस शहर में, उस जोग्राफिकल पॉइंट में। आप कितना सीख सकते हैं लोगों से, ये सारी बातें बहुत होनी चाहिए। और बाकी सब कुछ फॉलो करता है, मतलब सब कुछ आ जाता है ना, किसी भी चीज की कमी नहीं होती, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और जर्नलिज्म रिपोर्टिंग एक बहुत मुश्किल, अगर आपको किसी ने ये बहुत मुश्किल पेशा है, इट्स नॉट इजी। अगर आपको किसी ने भी कोई ऐसे सपने दिखाए, तो आप, मतलब मुझे लगता है कि मैं लोगों को सच यही बोलती हूँ कि दे आर नॉट टेलिंग यू द ट्रूथ। वो आपसे सच नहीं कह रहे अगर वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है, और कई बार बहुत देर से रिकग्निशन मिलती, कई बार नहीं भी मिलती, और आपको बहुत सारी अपनी पर्सनल लाइफ गिव अप करनी पड़ेगी, यानी कि निजी जीवन बहुत ज्यादा गिव अप करना। मेरा कोई 20s था ही नहीं। मुझे लगता है मेरा 20s ब्लर था। तो मुझे याद ही नहीं, कोई स्मृति नहीं है सिवाय काम के। तो मुझे होली, दिवाली, दशहरा याद नहीं है। मेरी सबसे पक्की सहेलियों की जब शादियां तय होती थी ना, उसी दिन जरूर होता था कि मेरी कोई कवर स्टोरी है और उसी पखवाड़े में जा रही है, और मैं सबसे हाथ जोड़ जोड़ के कह रही रहती थी, भाई पहले और तीसरे हफ्ते में शादी मत करो यार, मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मेरा इशू प्रेस में जाना है। तो मेरा इशू प्रेस में, और वो ऐसी कॉलिंग आपको फील होती है ना, मतलब कि आप कुछ दिन के बाद आप ऐसे कंडीशन हो जाते हो कि आप मुंह नहीं मोड़ सकते अगर कुछ हो रहा है तो। जैसे कि एक बार अभी की बात है, जब अभी पिछले साल ही ये बिहार में मुजफ्फरनगर में बहुत सारे बच्चों की डेथ्स हो रही थी बुखार से। गर्मी की बात है, पिछली गर्मी की। और मेरा कुछ और प्लान, सॉरी, हाँ मुजफ्फर मुजफ्फरपुर पुर। मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर मैं पुर और नगर में अक्सर उल्टा करती हूँ। मुजफ्फरपुर में बच्चों की बहुत सारी डेथ्स हो रही थी। गर्मी का मौसम था, और शायद तभी मुझे याद नहीं आ रहा, मगर मैं किसी और असाइनमेंट से वापस आई थी। बहुत ही बड़ा असाइनमेंट था, और एनआरसी का था, या मुझे अन्य इलेक्शंस का था। बहुत ही गर्मी के बाद, और आई वाज लाइक रियली एग्जॉस्टेड। 10-15 दिन के बाद जली हुई वापस आई थी। मतलब मैं घड़ी उतारती हूँ ना इतनी गर्मियों में, तो दिखाई दे जाता है यहाँ काला है, यहाँ काला है, वहां पे सफेद पैच रहता है। तो मुझे लग रहा था अब मैंने आराम करना है, मेरे पास बहुत सारी छुट्टियां हैं, दफ्तर में छुट्टियां इकट्ठा होकर रखी हुई हैं। बट अब वो ऐसी सिचुएशन हो गई, अच्छा ठीक है, कि फिर मैंने सोचा कि सोमवार को मंगलवार को जाएंगे। बात हुई दफ्तर में, और मैं थोड़ा सा वीकेंड पे बैठ के रेस्ट कर रही थी, शनिवार का दिन था। और फिर वो धीरे 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 फिगर्स इतने बढ़ने लगे कि अजीब सी असहजता होने लगी मेरे को। स्वेटिंग, पसीना आने लगता है, एंग्जाइटी होती है, परेशानी होती है। मैंने कहा मैं अभी जाऊंगी। फिर कल सुबह की फ्लाइट कर ली और रविवार को सुबह चली गई। तो वो एक कॉलिंग आ जाती है ना, आपको लगता है कि आप रुक नहीं सकते। फिर आप खुद ही, ऐसा नहीं कोई आपके सर पे बंदूक रखेगा या संपादक आपके सर पे बंदूक रख रहा है, नहीं नहीं तुम तो शादी अटेंड करने नहीं जाओगी, तुम दिवाली नहीं मनाओगी, होली नहीं मनाओगी। आप खुद ही छोड़ने लगते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये कोई भी इंपॉर्टेंट या बड़ी कहानी ना एक एक्सटेंडेड प्रेगनेंसी की तरह लगती है मुझे। मतलब अगर आप एक बार है तो आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। तो जैसे जब मैं कैरेवैन में ये आसाराम की स्टोरी हो रही थी, तो बस हम उसको आसाराम की कहानी हो रही थी, तो लगभग 3 महीने का काम था ये पूरा। और जब मैं उसका ड्राफ्ट फाइल कर रही थी, तो होना ये था कि उसे मई में जाना था, मगर हुआ ये कि जो जो अप्रैल का कवर था, जो हमें कैरावान में जाना था, वो कवर आया नहीं। तो अचानक से मेरे एडिटर्स और सबका फोन आया कि नहीं नहीं इसको प्रीपोन करना पड़ेगा, अब जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। और मेरा अप्रैल में 1.5 साल से काम कर रही थी, कोई छुट्टी नहीं ली थी, बहुत ही टूटी पिटी मरी हुई सी थी। मैंने कहा यार मैं घुटन हो रही थी, बाहर जाना है। हमने एक छोटे से कुछ मित्रों को बुलाया था, एक मित्र बाहर से भी आए, और 1-2 लोग थे, 3-4 लोग थे। प्लान किया था कि हम कहीं जाएंगे, और एक व्यक्ति उसमें से हिंदुस्तान से बाहर से आया था। काफी लंबी चौड़ी प्लानिंग थी, छुट्टी के लिए भी मैंने कह दिया था। सारी छोटी सी ट्रैक एक प्लान करी थी, और जगह वगैरह सारी बुकिंग्स हो गई थी, सब हो गया था।
और एंड में हुआ ये कि अब कवर प्रीपोन हो गया है। तो उसके बाद आप क्या कह सकते हो? तो अब उसके, क्योंकि आप कवर के बीच में आप उसका पहला ड्राफ्ट लिख चुके हैं, आप 2 महीने की रिपोर्टिंग कर चुके हैं, तो आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। और आपको इतनी कॉलिंग आती है, भैया मैगजीन के पन्ने खाली तो जाएंगे नहीं, उसको तो जाना है। तो फिर सबको मना किया। तो ऐसे व्यक्ति के साथ कौन रहेगा ना, बहुत 2-4 लोग ही बचते हैं बस, क्योंकि हम इतने ज्यादा हम किसी के साथ रह ही नहीं पाते, तो 2 ही 3 लोग बचेंगे। तो आप इसके लिए तैयार रहिए कि बहुत सारे लोग और जो बचेंगे, लेकिन वो फिर सॉलिड वाले होंगे, वो उतने 2-3 ही काफी हैं, पूरे संसार की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये कि बहुत घोर अकेलापन होता है इस जीवन में, और कठिन जीवन है, बहुत ज्यादा इमोशनल ट्रबल्स हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बहुत, और लंबी कॉपीज बहुत पेनफुल होती हैं। इट्स वेरी पेनफुल। इसीलिए मैं कहती हूँ पढ़ना और लिटरेचर आपको हील करेगा, थोड़ा अच्छा सिनेमा देखना, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। और लेस अबाउट इंटेलिजेंस वाली बात मैंने आपको कहा, ड्रिवन होना बहुत जरूरी है। यानी कि टूट मतलब पागलों की तो ड्रिवन, यानी कि भूख। जब मैं छोटी होती थी ना, तो एक कलेक्टर होता था, कई बार मुझे याद है ये उदाहरण, तो वो हमको फोन ही नहीं उठा रहा मेरा, मुझे स्टोरी जानी थी, बहुत ही छोटी थी मैं, मतलब मुझे लगता है 20, अभी बिल्कुल इंटर्नशिप में थी, और वो फिर फ्रंट पेज पे लगी थी HT में, स्टोरी आर्ट कॉलम की, मतलब इंटर्न्स की लगती भी नहीं है, तभी लगी थी मेरी। तो मैं चली गई उसके वहां ऑफिस में, खड़ी हो गई दरवाजे के सामने और पीछे ही पड़ गई। फिर मैंने कहा कि सर आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए मैं आ गई यहाँ, मुझे ये बता दीजिए, ये 2 सवाल हैं बस, फिर मुझे जाना है। तो उसने फटाफट बात करी और हंसा भी व्यक्ति, उसने कहा कि नहीं आप चाय नहीं पियेंगे। मैंने कहा सर नहीं, चाय तो नहीं पीऊंगी, आप बस जवाब दीजिए। और मुझे मतलब मैं, आप पीछे पड़ जाइए ना, बी थिक स्किन्ड होना बहुत जरूरी है। ड्रिवन ये नहीं कि सर तो फोन ही नहीं उठा रहा है, फोन नहीं उठा रहा है तो मैं पहुंच जाती हूँ अक्सर। अगर व्यक्ति उस शहर में कई बार, तो मैं दूसरे शहर में पहुंच जाती हूँ। तो आपको मतलब एक थोड़ा मैडनेस, एसेंट्रिक मैडनेस बहुत जरूरी है। तो कई बार कोई सुबह बात कर रहा है, तो मैं पता चला रात को 6 बजे किसी से बात कर रही हूँ, सुबह 6 बजे घर के सामने मिलूंगी उसके। तो थोड़ा सा एक क्रेजी होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर अथॉरिटीज को चेज करती हूँ, क्योंकि मैं बीट रिपोर्टर कभी नहीं रही, तो इसीलिए मेरा कोई ऐसा बीट नहीं है कि हाँ मेरे, तो इसीलिए हर जगह नए लेवल पे आपको ऐसे कोशिश होनी। तो ड्रिवन होना बहुत जरूरी है, ड्रिवन होना। और एक चीज इंपॉर्टेंट कहना चाह रही थी कि 2 भाषाओं में काम करिए। अंग्रेजी पे प्रयास बहुत होना चाहिए कि अंग्रेजी अच्छी हो, वो आपको बहुत मदद करेगा, बहुत सारा रोजगार देगा, बहुत सारा बचाएगा आपको। हिंदी में अगर नौकरी चली जाती है, बहुत कुछ कर सकते हैं। 2 भाषाएं आती है ना अगर आपको बहुत, तो थोड़ा मेहनत करके अंग्रेजी ठीक ठाक काम लायक, अब अच्छे से अंग्रेजी पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे तो हो जाएगा, इतना समस्या नहीं है। बहुत अच्छी नहीं भी हो, लेकिन अच्छी काम चलाओ। 2 भाषाएं होनी चाहिए, काम लायक हो। तो अनुवाद का काम मिल सकता है, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम मिल सकता है, बहुत सारे वर्क ऑप्शंस बहुत सारे बढ़ जाएंगे आपके ना। तो 2 भाषाएं आना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि वो आप अपना खुद का काम ट्रांसलेट, कई बार आपका इतना अच्छा काम होता है और किसी को पता ही नहीं, तो आप खुद के काम को खुद ट्रांसलेट करिए। मैंने अपना बहुत सारा काम खुद ही ट्रांसलेट किया है, अंग्रेजी वाला हिंदी में, हिंदी वाला अंग्रेजी में। तो वो आप एक सेल्फ सफिशिएंट 1% आर्मी की तरह कैसे काम कर सकते हैं, मैंने बहुत सारा काम ऐसे ही किया, सेल्फ सफिशिएंट 1% आर्मी। अपनी पिचिंग, अपना लाइनअप, अपना ट्रैवल, अपना वापस आना, अपना रोना धोना, फिर अपना फाइल करना, और बस फिर मुक्ति। तो ये है। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग लाइफ, बट वेरी पेनफुल, और आपको मजा बहुत आएगा इसमें अगर आप वाकई इंटरेस्टेड है लाइफ में तो। और कुछ भी शैलो मत करिए, मेरा ये एक आखिरी पॉइंट है, इसके बाद आप लोग क्वेश्चंस अपने रख सकते हैं। कुछ भी शैलो नहीं होना चाहिए लाइफ में। मुझे 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 ना हेट जैसे शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि बड़ा एक्सट्रीम शब्द है हेट, तो मैं किसी भी चीज से हेट नहीं करती हूँ, बट द ओनली थिंग आई डिसलाइक प्रोबेबली इज शैलोनेस। तो अगर आपने कोई रिपोर्ट करी है ना, खूब डूब के रिपोर्ट करी है, कोई भी चीज हल्की नहीं होनी चाहिए, उसमें मजा नहीं आता। आपने कोई घाव लिया है ना जिंदगी में, अपने ऊपर कोई घाव लिया है, तो गहरा घाव होना चाहिए। रिपोर्ट करिए तो गहरी रिपोर्ट करिए, प्रेम करिए तो गहरा प्रेम करिए, पढ़िए तो डूब के पढ़िए। हर सरसरी, वो मीर का शेर है ना, सरसरी मत गुजरिए जहां से, तो मजा नहीं है। तो डीपली काम होना चाहिए, डीप। वो जो सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, वो रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप बहुत इन्वॉल्व हैं अपनी रिपोर्ट में, तो वो कॉपी में रिफ्लेक्ट होगा। ज्यादा पैशनेट हो जाती हूँ मैं इन चीजों को लेके, इसलिए इतना सारा बोला मैंने, सॉरी। बस आई एम डन, हो गया मेरा, खत्म है। शैलो मतलब उथला, कहा गया ना कि गहरे पानी पैठ वाला एक दोहा है ना, क्या है? हाँ हाँ, गहरे पानी बात।
हाँ बस हल्का उतना काम नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ, किसी भी चीज उतना को ना नहीं। ऐसे नहीं पढ़ना है कि आपने पढ़ लिया। अब मैं आज भी अगर कोई किताब पढ़ती हूँ ना, पेंसिल लेके चिप्पे हम्म, लगा के मार्कर लेके डूब के पढ़ती हूँ। अगर आपको कोई चीज मुझे नहीं पसंद आ रही है, मान लो मुझे कोई किताब नहीं पसंद आई, मुझे लेखक को कहना भैया तुमने कूड़ा लिखा है, लेकिन मैं उसको इतना पैशनेटली कहूंगी, इतना अच्छे से समझा के कि मुझे ये अच्छा लगा, ये नहीं लगा, जो भी। तो मतलब आप इन्वॉल्व हो चीज में, या तो मत ही करो, और अगर करना है तो डूब के करो, पढ़ना है तो डूब के पढ़ो, डूब के लिखो, डूब के रिपोर्ट करो, तभी कुछ मजा है। अन्यथा करो ही नहीं ना, टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है वो, बाकी कुछ भी। और खूब हर चीज में खूब डूब के करना चाहिए, नहीं तो मैं करती ही नहीं हूँ काम। जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, कितना डूब के कर रही हूँ, नहीं तो मैं करती ही नहीं। तो अब वो समय आ गया है कि जब हम इस प्लेटफॉर्म को सवाल के लिए खोल सकते हैं। तो आप लोग माइक में भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप अपनी माइक ऑफ कर लेंगे, म्यूट कर लेंगे, और आप लिख के भी सवाल कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल आया है रवि रंजन का, आप सवाल पढ़ भी सकती हैं अपने पास, और मैं दोहरा देता हूँ कि मैम आप खोजी पत्रकारिता के लिए भी जानी जाती हैं, कृपया खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन के बीच अंतर या संबंध बताएं। और इनका दूसरा सवाल, दो सवाल इनके, हाँ एक हाँ। एक महिला पत्रकार के सामने समाचार संकलन, भेंटवार्ता, मेल जोल और व्यक्तिगत पूछताछ की क्या चुनौतियां होती हैं? मतलब महिला होने का क्या अनुभव होता है, फील्ड हाँ रिपोर्ट हाँ हाँ। किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, दो चीजें। तो पहले महिला वाला क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। मेरे को महिला होने का बहुत ज्यादा, जो सबसे बड़ा जो मेरा मसला रहा वो घर पे ही, मतलब मेरे को लगता है कि मेरी सबसे बड़ी बैटल्स जो है, सबसे बड़ी युद्ध जो मैंने लड़े वो अपने घर में ही लड़े। बाकी दुनिया मेरे लिए मतलब मुश्किल तो थी, मगर क्योंकि घर पे जब आप इतना लड़ झगड़ के आते हो घर पे, बाकी दुनिया से आपको इतना फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो आपके माँ बाप नहीं है ना, वो उनसे उनके साथ आप बड़े नहीं हुए, आप उनसे उतना प्रेम नहीं करते हो। मगर पर्सनल स्पेसेस में बहुत मुश्किल होती थी मुझे। मेरे घर में बहुत ही ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ मैं। और पहली लड़की थी जिसने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, जिसका पासपोर्ट बनाया, जो देश वेश के बाहर गई। हमारे यहाँ तो एमपी से भी लोग बाहर नहीं जाते, कोई बहुत ही रिजर्व, और कोई पढ़ने लिखने का कल्चर नहीं था हमारे यहाँ, कोई किताब नहीं थी, कोई लाइब्रेरी तो बहुत दूर की बात है, मतलब एक भी किताब नहीं थी, अखबार भी नहीं आता था। तो हमें कुछ जानकारी नहीं थी कि तो फैमिली में बहुत, उनके लिए बहुत नई चीज थी कि ये क्या जर्नलिज्म वर्नलिज्म कर रही है, और वो बहुत असहज थे इस चीज से। मैं उनको भी अब करुणा से देख पाती हूँ, और अपने पेरेंट्स को भी मैं बहुत अब एम्पैथी से देख पाती हूँ इतने दिन के बाद, और उनकी पोजीशन को भी मैं समझने की कोशिश करती हूँ एम्पैथी से, करुणा से। तो अब मुझे समझ में आता है कि उनके अपने जीवन भी इतने दुखद और इतने संघर्षों से भरे रहे कि वो शायद इसलिए नहीं समझ पाते थे मुझको। मगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस था मेरे घर से, एक्सट्रीम रेजिस्टेंस, जिसको मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती हूँ। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, हर तरीके से। मतलब उनको लग रहा था कि मैं, और मेरे रिश्तेदार और हमारे सब लोग हमारे यहाँ आके बोलते रहते थे कि ये घर की बदनामी कराएगी, चप्पल घिसती हुई फिरेगी, इत्यादि इत्यादि, इस तरह की चीजें। और क्या, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें, यानी कि इट वाज नॉट वेलकम्ड। उनको समझ में नहीं आता था, और उनको लग रहा था कि ये कोई बहुत बहुत ही बुरी चीज है, या ये डिसरिस्पेक्टफुल काम है, इत्यादि इत्यादि। तो ये घर का चैलेंज बहुत ज्यादा था, क्योंकि वो बड़ा पेनफुल हो जाता है कि आप पर्सनल स्पेसेस में इतना आपको, जहाँ पे आप सबसे ज्यादा सबसे अटैच्ड हैं, जिन स्पेसेस में आप सबसे ज्यादा लोगों से प्रेम करते हैं, जहाँ से आप सबसे ज्यादा सपोर्ट सीख करते हैं, खासतौर से जब आप छोटे होते हैं, 17-18 साल की उम्र में आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। अब वो मुझे उतनी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन तब बहुत सपोर्ट की जरूरत थी। तो वो एक मुश्किल चुनौती थी, वो बहुत अकेलापन था। मगर मुझे लगता है कि ना, आई बीन रेज्ड बाय फ्रेंड्स, मुझे दोस्त बहुत अच्छे मिले, और मुझे कई बार ऐसा लगता है मुझे दोस्तों ने बड़ा किया है। तो और उस एक लेवल पे ये है। और दूसरा, आई एम अ वेरी सेल्फ मेड पर्सन, यानी कि मैंने खुद पे बहुत मेहनत करी है, सतत लगातार, यानी लाइब्रेरीज जाना। बहुत कम पैसे होते थे, तो पैदल पैदल चल वल के भी बचाओ पैसे, और फोटो कॉपी कराओ किताबें, क्योंकि नई किताबें खरीदने का तो बजट ही नहीं होता था। तो बहुत सारी किताबें मेरे पास स्पाइरल बाइंडिंग में होती थी जब मैं स्टूडेंट होती थी। बहुत सारी महंगी महंगी किताबें स्पाइरल बाइंडिंग में करा ली हैं, फोटो कॉपी करा ली हैं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं ताकि खरीदनी ना पड़े। तो पढ़ने को लेकर एक भूख थी, और उसको मैं किसी भी तरीके से, क्योंकि एक्सेस उतना नहीं था नॉलेज का, कोई बताने वाला, कोई गाइड करने वाला नहीं था।
मैं एल्डेस्ट डॉटर हूँ अपने घर में, सबसे बड़ी, तो और कोई इनकरेजमेंट नहीं था, मतलब सबको लग रहा था कि कुछ कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है। तो इस वजह से ये चैलेंज सबसे ज्यादा था, जो शुरू का चैलेंज था, क्योंकि लड़कियों को मुझे लगता है सबसे ज्यादा बड़ी लड़ाइयां अपने घर में और पर्सनल स्पेसेस में लड़नी पड़ती हैं। बाकी का तो मैं काउंट ही नहीं कर रही, मतलब इतनी सारी चुनौतियां हैं कि हम उसको, क्योंकि ना हमें तो इतनी आदत है, मतलब जिंदगी हो गई, ईव टीजिंग रोज की बात है, सड़क पे निकले कभी किसी ने यहाँ कुछ मारा, कभी मुझे किसी ने सिगरेट जला दी थी हाथ में, तो मतलब वो इतनी रोज की बात है कि वो उसको ज्यादा, मतलब ये बहुत आयरॉनिक है कि मैं इस पे हंस रही हूँ, इसकी डार्कनेस आई होप कि वो मिस्ड नहीं होगी, आप उसको समझ पाएंगे। बट बाकी चीजें तो इतनी ज्यादा रूटीन है कि मैं उस पर ज्यादा कभी, कि लोग आपको, मतलब आप चल नहीं सकते सड़क पे, लोग लेच करते रहते हैं, वो आज की भी बात है कि पीपल, अब क्या सड़क पे चलो तो दोनों तरफ से लोग, तो वो सारी चीजें तो है ही है, वो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स है, बट रहते हुए और काम करने में भी आती है। बट मैंने जैसा कि कहा, मैंने ये सब चीजें आपको नहीं बताई थी, मैंने पहले आपको पॉजिटिव साइड बताया था कि जब मैं काम करती थी और करती हूँ, तो मुझे फील्ड पर कम से कम जो मेरे साथी रिपोर्टर्स हैं, जो स्थानीय रिपोर्टर्स होते हैं, लोकल रिपोर्टर्स होते हैं, और जितने लोगों के साथ मैंने मिलकर काम किया, या एनजीओ में जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी लोग मेरे सोर्सेज रहे, जिनके साथ मैंने काम किया, उनसे मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिला। उन्होंने मुझे बहुत मेरी सीरियसनेस को हमेशा समझा, हमेशा रिस्पॉन्ड किया। तो इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कुछ भी, मगर जो बाकी स्त्री होने की चुनौतियां हैं वो तो रहती हैं। आपको हमेशा 200-200% खुद को साबित करना पड़ता है। बाकी सारी चीजें हैं, आपको डर लगता है कि अरे 3 बजे रात को अगर मैं झांसी स्टेशन पे अकेले उतर रही हूँ तो अब मैंने क्या करना है, मतलब मैं डर डर के कब तक जिएंगे, तो मैं चली जाती, मतलब आई वुड अगेन से कि मैंने कभी कोई फूलिश काम नहीं किया, मतलब मैं अपना होमवर्क बहुत तगड़ा करती हूँ, और प्लान ए के साथ मेरा प्लान बी होता है, प्लान सी होता है, और अगर मुझे ये नहीं करना, मैं अपने ड्राइवर्स बहुत समझदारी से चूज, मेरा कभी भी कोई रैंडम ड्राइवर नहीं रहा, कभी भी। ड्राइवर्स मेरे हमेशा नेटवर्क से आते हैं, ट्रस्टेड नेटवर्क से आते हैं, और कोई ना कोई उनको बोलकर बताकर भेजता है, तो गाड़ियां बहुत ट्रस्टेड। उसके अलावा भी मैं गूगल मैप्स हमेशा रखती हूँ, अगर मुझे पता है कि नेटवर्क स्केची होने वाला है तो मैं पहले से प्रिंट आउट रख लूंगी। ये आपको लग सकता है कि साइकोसिस है और ज्यादा ही पागल है लड़की, मगर ये एक्चुअली, अगर मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ कार में, थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आता है, तो द रिस्क is inversely proportional to your homework. जितना ज्यादा आप होमवर्क करेंगे उतना आप रिस्क को कम करेंगे। तो ये लिख के दीवार पे चिपका लीजिए, रिस्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर होमवर्क। तो होमवर्क होना चाहिए, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए। अगर प्लान ए काम नहीं करता, प्लान बी क्या होगा? ये मैं लड़कियों के लिए कह रही हूँ ना, मतलब थोड़ा सा हमें ज्यादा तैयारी की जरूरत होती है कि अगर एंड में कुछ फकअप होता है, कुछ हो जाता है, तो हम कहाँ जाके रुकेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो वो सारी चीजें ड्राइवर्स बहुत ध्यान से चूज करिए। आपको पता होना चाहिए क्या क्या ऑप्शंस है ट्रांसपोर्ट के, कौन सी चीज किससे कितनी दूर है, स्टेशन से ऑटो कहाँ मिले, मतलब सब कुछ। या होमवर्क बहुत तगड़ा, थॉरो होमवर्क, थॉरो रिसर्च, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और उसके बाद फिर डरने की, स्मार्टली काम करिए। जैसे कि अगर आप 3 बजे किसी स्टेशन पे उतर रहे हैं, तो अगर आपको कोई नहीं जानता है, कोई लेने नहीं आ रहा है, कोई ट्रस्टेड सोर्स पर्सन लेने नहीं आ रहा है, तो ये मतलब नहीं कि आप 3 बजे कोई ऑटो पकड़ के चली जाए। मतलब आप फिर उसमें समझदारी से काम करें कि आप विमेंस आप वहां पे विमेंस वेटिंग रूम में रुक जाइए। मतलब स्मार्टली काम करना बहुत जरूरी है। मैं कह रही हूँ कि करेज बहुत इंपॉर्टेंट है, करेज तो होनी चाहिए, मगर बेवकूफी नहीं करनी है। मतलब स्मार्टली काम करिए ना, आप स्मार्टली काम। रात में ट्रैवल करना आपने अवॉइड करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप किसी बेस पर रात तक पहुंच जाए। और हिम्मत तो वैसे ही, देखिए अपने आप में इंडिया में ट्रैवल करना, ये सब चीजें हिम्मत का ही होती हैं, लेकिन हिम्मत का ही द्योतक है अपने आप में, हिम्मत तो चाहिए। मगर रात को 3 बजे सड़क पर अकेले निकलने में कोई हिम्मत नहीं, आपको इंटेलिजेंट होना है, स्मार्टली काम करना है। और नंबर्स वगैरह आपके पास अगर कोई लेने, वैसे लोग आते हैं लेने, मैंने तो हमेशा देखा कि अगर मैं, जैसे मैं लड़की हूँ और मैं कहीं जा रही हूँ, तो मुझे तो 3-3 बजे भी लेने लोग आए हैं स्टेशन पे, और ऐसा कोई मेरा उनसे जन्मों का संबंध नहीं है, ना कोई और बात है, सिर्फ एक प्रोफेशनल वर्क रिलेशनशिप, लेकिन स्नेहिल, मतलब ऐसा भी कोई रूखा वर्क रिलेशनशिप नहीं, मगर वर्क रिलेशनशिप है, मगर पैशनेट वर्क रिलेशनशिप है। लोग लेने आते हैं, पीपल यू विल अर्न लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ऑन फील्ड। अगर आप मेहनत करते हैं, आपको फील्ड पर बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, और लोग आपकी मदद करते हैं। पीपल को आउट ऑफ देयर, मेरी तो आउट ऑफ देयर वे जाके लोगों ने मदद करी है। एक ये चीज है, घर में बहुत रायता मचता है, वो आपने हैंडल करना पड़ेगा, वो तो चीज है, और वो बचपन से रही है। वो बहुत इनकरेजमेंट कभी बाद में, फिर जब इतने सारे अवार्ड्स और प्राइजेस मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, फिर सब लोग
वाह 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 करने लगते हैं, उसको कोई मतलब नहीं होता है ना यार, क्या मतलब है। क्योंकि जब आप बच्चे को तब जरूरत होती है जब वो शुरू कर रहा होता है चलना, क्योंकि फिर सक्सेसफुल इंसान को तो सभी लोग उस टाइम कोई इंकरेजमेंट नहीं मिलती, लेकिन वो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मार्था गेर्लेहॉन मेरी बड़ी प्रिय एक रिपोर्टर है, मार्था गेर्लेहॉन, आप लोग उनको गूगल करिएगा, और बहुत बड़ी वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट थी, हेमिंगवे की पत्नी भी थी थोड़े दिन के लिए, वो कुछ वर्षों के लिए। और उनके ऊपर एक फिल्म है हेमिंगवे एंड गेर्लेहॉन करके, वो भी देख सकते हैं। तो इतनी उसने भी कहा था कि द मोस्ट, हेमिंगवे जैसे आदमी के साथ रही, उसने भी कहा कि, और इनफैक्ट उस विवाह के बाद ही लिखा हो जब वो विवाह टूट रहा था, कि माई बिगेस्ट बैटल्स वर डोमेस्टिक बैटल्स। तो ना स्त्रियों का ये रहता है कि बाकी दुनिया से तो हम, क्योंकि हम घर में इतने लड़ कुट के आते हैं कि फिर लगता है यार ये सब तो ऑयस्टर है, ये तो मैं झेल लूंगी, कितना बैगेज हो चुका होता है। तो बट डोंट लेट एनीथिंग डिटर यू। आज सब लोग हमेशा कहते हैं कुछ और कर लेती, सेव कर लेती, थोड़ा 9 से 5 कर लेती, थोड़ा ये कर लेती, बट कितना 9 से 5 करोगे, वो आप इंसान ही नहीं हो। तो ये, और रिश्तेदार पूरे फुल टू डोज देते रहते हैं कि ये इसने इज्जत लौटा दी घर की, फिर जब इतने सारे अवार्ड्स या बाकी सब चीजें होती हैं तो उन सबका टोन चेंज हो जाता है। बट यू नो, पीपल आर नॉट, लोग सहज नहीं है एक लड़की के साथ जो कोर्ट जा रही है, अदालत जा रही है, जेल जा रही है, 10 लोगों से मिल रही है, रात को 3 बजे ट्रैवल कर रही है, अकोमोडेट। मुझे लोगों ने कहा है कि रेप के ऊपर बुक लिख रही है, इसका क्या होगा, कौन इसके साथ रहेगा, मतलब इस तरह की बातें। It's so funny. मैं तो हंसती हूँ बहुत, खैर। और हम स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रहे थे। हाँ, तो स्टिंग ऑपरेशन मैंने कभी नहीं किया। मैंने दो तीन बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशंस करे हैं अपने इनिशियल पार्ट ऑफ माय करियर में, और मैं अंडर कवर गई हूँ बहुत, बट मैं स्टिंग ऑपरेशन से थोड़ा सा असहज हूँ। मैं तहलका में थी, और तहलका में हमने काफी स्टिंग ऑपरेशन हमारे यहाँ, मतलब माना जाता था तहलका स्टिंग ऑपरेशन की परिपाटी रखी है, और बहुत ज्यादा कुछ सफल स्टिंग ऑपरेशन भी किए, जिसमें आशीष खेतान का स्टिंग ऑपरेशन था, उनकी नई किताब भी आई है जिससे गुजरात राइट्स के ऊपर काफी बड़ा एक्सपोज था वो। तो इस तरह की अभी अभी उनकी किताब भी, यू कैन चेक इट आउट। तो स्टिंग ऑपरेशंस का रहा, मैं जिस दफ्तर में बड़ी हुई जहां मेरे बहुत इनिशियल संस्कार हुए, तहलका बड़ा अग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम लोग बहुत ही ना प्रो मिनोरिटीज, बहुत प्रो आदिवासी, बहुत ही प्रो, मतलब बहुत पीपल्स, इट वाज अ वेरी पीपल्स मैगजीन टू वर्क इन, बहुत ही प्रो पीपल, पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म होता था वहां उस समय में। तो इसलिए स्टिंग ऑपरेशंस होते थे, बट मैंने दो जो बड़े इन्वेस्टिगेशंस किए उसमें मैंने स्टिंग ऑपरेशन यूज नहीं किया। मैं अंडर कवर गई, अंडर कवर यानी कि मैंने रूप और भेष बदला। तो मैं तो हमेशा मानती हूँ रिपोर्टर्स तो बहुत बड़े एक्टर्स होते हैं, हमसे बड़ा कोई एक्टर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। तो एक्टर होना या बहरूपिया होना तो एक तरह की सॉरी टू से, बट ये एक होते हैं रिपोर्टर्स, मतलब कि तो अंडर कवर गई मैं, लेकिन वो बहुत प्लानिंग के साथ हुआ था, यानी कि हमने उसमें पूरा प्लान किया। जैसे 2 ट्रैफिकिंग की बड़ी स्टोरीज थी, तो उसमें हमने पूरा, जैसे मैं जा रही हूँ गाँव या कहीं जा रही हूँ जहाँ पे हमें पता करना है कि ये बच्चे थे, उनको 3 लेयर ट्रैफिकिंग नेटवर्क के जरिए कई बार गन्ने की खेती में बेचा जा रहा था, क्योंकि वहां पे 13-14 साल के बच्चों की जरूरत होती है जो इतने बड़े ना हो कि रेजिस्ट कर सके, लेकिन इतने बड़े हो कि गन्ने उठाकर और पूरा वो मैनुअल लेबर कर सकें। और ये बहुत बड़ी बात थी, इट वाज अ बिग एक्सपोजर एट दैट टाइम। और उसके अलावा लखीमपुर की लड़कियों, लखीमपुर से 40 की तादाद में महीने में लड़कियां गायब हो रही थी, तो एकदम मिसिंग गर्ल्स ऑफ लखीमपुर, इट वाज अ बिग इन्वेस्टिगेशन। और भी 2-3 ऐसे इन्वेस्टिगेशन थी, मगर मैं 2 का शॉर्ट में एग्जांपल देती हूँ। इसमें स्टिंग ऑपरेशन यूज नहीं किया, मगर उसके अलावा भी बहुत सारे करने के तरीके हैं जिनका इस्तेमाल किया है। स्टिंग ऑपरेशन से मैं थोड़ा सा एथिकली, मतलब उसको लेकर अभी मेरी कोई क्लैरिटी नहीं है, मतलब मुझे सही भी लगता है कई बार, कुछ लोग, बहुत पर्सनल चीज है, आप जिसमें सहज महसूस करते हैं वो आप कर सकते हैं, मगर जैसे मुझे लगता है कि अगर आशीष खेतान वाला या फिर जो जेसिका लाल वाला जो स्टिंग ऑपरेशन था वो ठीक था। इसका मापदंड एक ही हो सकता है कि आपका काम पब्लिक इंटरेस्ट में कितना है। हमेशा एक क्राइटेरिया होना चाहिए इंसान का, कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक इंटरेस्ट। आपका जर्नलिज्म, आपका जो टॉर्च बियरर है, वो ये होना चाहिए कि आप किसी से पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। वृहद परिदृश्य में, बड़े स्केल ऑफ थिंग्स में आपका जो इन्वेस्टिगेशन है वो पब्लिक इंटरेस्ट में कितना है, ये आपको जज करना है। पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको जज करना है। और कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स इंश्राइन करें हमारे एज इंडियन सिटीजंस, उनको कितना, उनके लिए कितना सहायक हो सकता है। तो मुझे लगता है जेसिका लाल या आशीष खेतान का जो इन्वेस्टिगेशन था गुजरात राइट्स, वो बहुत पब्लिक इंटरेस्ट में था, सो इट वाज ऑल गुड। बट अगर आप किसी को कुछ पर्सनली, जैसे एक आया था, मुझे याद भी नहीं, मैं बहुत छोटी थी ये शायद,
I don't know, but there was some investigation. सुधीर चौधरी का स्टिंग ऑपरेशन कराया था, उस महिला उमा खुराना का। right. So that was not good. It's not, आप पर्सनल खुन्नस के लिए किसी को टारगेट करने के लिए करते हैं, आप अपने पेशे का नाम खराब करते हैं, बाकी रिपोर्टर्स का नाम डुबोते हैं, हम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। ये बहुत आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, इसकी इज्जत करें, इसका मान रखें और हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें। मतलब चिरकुट व्यवहार नहीं, ये बहुत बड़ी गहरी बड़ी ताकत है रिपोर्टिंग की ना, इसको बहुत इसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। आपकी हर रिपोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट में, वो एक ही धागा रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक इंटरेस्ट, दो टॉर्च हैं। और अगर आपने सहजता नहीं है स्टिंग ऑपरेशन के साथ, तो दूसरे बहुत सारे रास्ते हैं जो मैंने अपनाए। अंडर कवर जाना है, अपना स्वरूप पूरा बदल लेते हैं, दूसरा फेक आइडेंटिटी कार्ड बनाया, सब कुछ किया, पूरी एक क्वेश्चनर बनाया मैंने, क्वेश्चनर का प्लान ए बनाया, प्लान बी बनाया, पूरी चीजें लेकर पूरे सेटिंग करी, कुछ 3 महीने की मेहनत थी, पूरा स्टेज सेट किया गया। उसके बाद वो काम, क्योंकि जान का खतरा था, और वो तहलका जैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमने कर लिया, बीबीसी में तो कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से लेकर लंदन तक इतनी क्लियरेंस है, इतनी ब्यूरोक्रेसी, इतनी ईमेल होंगे कि वो ईमेल करते करते हम वो जो मतलब बहुत मुश्किल है। नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में इतना ज्यादा सख्त है स्टैंडर्ड की रिपोर्टर की जान को, तो वो एम्प्लॉयज की बहुत ज्यादा परवाह करेंगे, तो कई जगह संभव नहीं भी हो पाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में अलग वर्किंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो आपको ऐसे काम नहीं जैसे हम लोगों ने, जैसे मैंने कर लिए अपने छुटपन में, तो वो सब लेकिन कर्ज तो होता है, एक ड्रिवन होती है, एडिटर्स आपको चाहिए होते हैं, बड़ा रेयर होता है वैसे एडिटर्स हो जिनका दिमाग वैसा हो, वो आपके साथ जुड़ सके उसमें। तो जब तहलका में इन्वेस्टिगेशन होती थी तो बहुत मजा आता था, हालांकि बहुत रिस्क होता था, और ये भी मैं आपको बता दूं कि जितना मैं अपने संपादक को बताती थी उससे ज्यादा जाके फील्ड पे करती थी। जैसे कि उनको नहीं पता था कि मैं 3 बजे नीमच मंदसौर हाईवे पर अपने जो मेरा वहाँ का लोकल सोर्स था उसके साथ वहाँ खड़ी हूँ, अंडर कवर अपना पूरा बन के, और क्लाइंट की तरह चली गई हूँ। बाद में उनको पता चला रियली एंग्री एट मी कि तुम क्या कर रही थी वहाँ। हो जाता तो लेकिन मैं ये रेकमेंड नहीं करती हूँ किसी को। देखिए वो तो मैं फिर से कहती हूँ कि अपनी सेफ्टी को, नो स्टोरी इज वर्थ योर लाइफ। कोई भी कहानी आपके जीवन से बढ़कर नहीं है। अपनी जान की सुरक्षा करिए, और प्लान ए के साथ प्लान बी, प्लान सी आपके पास होना चाहिए। इट वुड बी फूलिश, मूर्खतापूर्ण होगा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हर जीवन का बहुत मूल्य है, तो कोई भी ऐसी कहानी में खुद को इन्वॉल्व ना करें जिसमें आप अपने जीवन को खो दें। बहुत जिम्मेदारी से काम करें, और जहाँ पे समझ नहीं आए बड़ों से पूछ लें, आसपास किसी साथी मित्र से पूछ लें, किसी से राय ले लें। मगर कोई भी काम जब हम बहुत छोटे होते हैं ना, बहुत ज्यादा एड्रेनलिन रश बहुत होता है तो उसमें बहकर कुछ भी मैंने अपने साथ अपने कुछ साथियों को खोया भी। तरुण सरावत हमारे साथ में फोटोग्राफर 22 साल के थे जब वो गुजर गए। तो हम ऐसे कहते कि हमने मलेरिया शॉट्स नहीं लगाए। जब आप जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, यहाँ वहाँ मलेरिया शॉट्स लगाए, आप जा रहे हैं बॉटल रखे पानी की। कई बार मैं धूप में इतना काम करती हूँ, 50 डिग्री टेम्परेचर, 48 होता है, 49 होता है। जब पिछली बार इलेक्शन हुआ था, 20 दिन ड्यूटी हमारे राजस्थान में लगी थी, घोर गर्मी में जैसलमेर में मई के महीने में खड़े हैं। तो ऐसा लग रहा है इनोवा तप रही, इनोवा जल के उसका दीवार ही फट जाएगा। इनोवा मतलब इतनी, तो आपको उसमें ये रखना है स्मार्टनेस की आप पूरी टीम के लिए एक कैरेट भर के पीछे पानी रख लें। आप लोगों को बोले कि मट्ठा पियो, छाछ पियो, खीरे खाओ, ज्यादा खाना ना खाओ। इन चीजों का ख्याल रखना है। सो वैल्यू, क्योंकि एनीवेज आप अपना बहुत ख्याल नहीं रख पाएंगे, तो ये सब चीजें कम से कम इन चीजों का ख्याल रखना है। और एक और चीज, स्पीकिंग ऑन फूड एंड ऑल, फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिपोर्टर्स। अगर आप फिजिकल फिटनेस पे ख्याल नहीं देते हैं तो आप बहुत लंबी पारी नहीं खेल सकते। लेखक हैं या रिपोर्टर हैं, दोनों में से कुछ भी हैं। तो काफी इनकी किताब है मुराकामी की, What I talk about when I talk about running, वो आप पढ़ सकते हैं। और वो बहुत सारे लेखक हैं जो कि फिजिकल फिटनेस को बहुत इंपॉर्टेंटली अच्छे से फॉलो करते हैं। तो फिजिकल फिटनेस बहुत की है। कोई भी एक्सरसाइज आपकी हो, 1 घंटा पैदल चलिए, वॉक करिए भले ही, मगर एक एक्सरसाइज आपने रेगुलर आपने फॉलो करनी है। बॉडी वेट कंट्रोल में होना चाहिए, हाथ पैर चलते, स्ट्रेचिंग वगैरह ठीक रहनी चाहिए। नहीं तो इतना गाड़ी में ट्रैवल करना, 18 घंटे की रीढ़ की हड्डी बहुत जल्दी आपकी जवाब दे जाएगी। लड़कियों को ज्यादा ध्यान देना है, कैल्शियम टैबलेट्स खाइए, दूध पीना बहुत जरूरी है। तो बॉडी फिटनेस है तो आप काम नहीं, ये बहुत छोटी चीजें हैं मगर बहुत की चीजें हैं। लंबा नहीं काम कर पाएंगे आप, क्योंकि हमारे यहाँ समाज में वो है ही नहीं कि आप वुमेन की हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लोग ऐसे आके फाड़ते हैं अगर आप सुबह जॉगिंग करने निकल जाए। आपके पास, आप में से कितने लोगों के पास जॉगिंग, या अगर आपने वर्कआउट है तो आपने उसके लिए कभी सोचा कि जूते इसके लिए लेने हैं, पैसे बचाने हैं, कहीं से भी करके मेरे को रनिंग के लिए एक जोड़ी जूते खरीदने हैं।
चाहे मैं 2 सैंडल कम ही पहनूं, एक कपड़ा कम ही पहनूं, मगर मेरे पास दौड़ने का जूता होना चाहिए। मैं पैसे बचाऊंगा, 6 महीने में खरीदूंगा, लेकिन खरीदूंगा। दौड़ने का जूता, एक लोअर, एक टी शर्ट आपके पास हो, आप जाके सुबह रन करिए। तो वो सुबह भी दौड़ने नहीं, तो तब भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे समाज में, बट यू स्टे देयर, यू रन, यू, आप अपनी हेल्थ की परवाह नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा। बॉयज जो वो जिम में चले जाते हैं, आपको जिम जाना, आप जिम ज्वाइन करिए, बट फोकस ऑन योर हेल्थ। आपकी रीढ़ ठीक रहनी चाहिए, हड्डियां मजबूत हो, अपना बैग खुद उठा सके। डेंटी डेंसिल नहीं बनना है कि कोई वो उठा रहा है, कोई ये उठा रहा है, कोई मेरा उतार दो मुझे ट्रेन से, ये सब नहीं। अपना सामान खुद, अपना बोझा खुद उठाना है। तो स्मार्ट, इंटेलिजेंट, इस लिहाज से आपने काम करना बस। और दौर बदल रहा है, उसमें पत्रकारिता की भूमिका भी बदल रही है, उसमें बड़े बड़े बदलाव आ चुके हैं। और इन बदलावों के चलते मीडिया अपनी नैतिक भूमिका भूल चुका है। और पहले के पत्रकार जो होते थे वो अपने काम पर ही फोकस रहते थे, सिर्फ उनका काम था न्यूज को अच्छी तरह से और पूरी सत्यता के साथ लोगों तक पहुंचाना। पर अभी पत्रकार मतलब सोशल मीडिया के जो ज्यादा बढ़ चुका है सोशल मीडिया, उसके चलते जल्दबाजी में खबरों को प्रकाशित करते हैं। तो मतलब इससे समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, आपका क्या विचार है? लेकिन मैं ऐसा बस एक चीज मैं इसकी कहना चाहूंगी, सभी लोगों के लिए जवाब है कि इसीलिए ये आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा टाइम है। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि जब मैं तो हमेशा, जैसे राइटिंग में हम लोग अक्सर हिंदी में कहते हैं बड़ा खराब लेखन आ रहा है, बड़ा खराब लेखन, मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज्यादा खराब वक्त आता है तभी सही चीजों की वैल्यू होती है। अच्छी रिपोर्ट्स की वैल्यू होगी, अच्छे रिपोर्टर की वैल्यू होगी, अच्छी राइटिंग की वैल्यू होगी। तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा फर्टाइल टाइम है। आपको ये सोशल मीडिया पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। देखिए मेरा इससे बड़ा अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, क्योंकि जो मेरे मित्र हैं जो 40s में है और जो उससे उनसे भी ज्यादा बड़े लोग हैं, वो सब ना अजीब से हेट एंड लव रिलेशनशिप है उनका सोशल मीडिया के साथ। हमेशा नार्सिसिज्म है सोशल मीडिया में, सब नार्सिसिस्ट है, सब ना हर चीज को डिस्कार्ड करते रहते हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है वो, बट मेरा जैसे जब मैं छोटी थी और बड़ी हुई तो मेरे जीवन में सोशल मीडिया बड़ा ऑर्गेनिकली है। मतलब हम बड़े ही हुए, जब हम छोटे होते थे तो हम जब, मेरी जो सबसे पहली स्मृति आती है ग्रेजुएशन में, तो हमारे ऑर्कुट और ये सब फेसबुक अकाउंट्स बने थे, और तब हम उसमें बहुत मासूम चीजें किया करते थे, यानी कि दोस्तों की फोटो डाल देना, बर्थडे की फोटो डाल देना, कि ही हा हा, एक दूसरे को देख रहे हैं कौन कहाँ जा रहा है, फिल्म करना। तो वही जब आप मार्क जुकरबर्ग को देखेंगे और फेसबुक को देखेंगे कि फेसबुक जब बना था तो बना वो कॉलेज के छात्रों के लिए था, बेसिकली टू चेक आउट पीपल हु इज गोइंग वेयर, यही सब करने के लिए वो बना था जब वो बना था। मगर बाद में उसको कैपिटलिस्टिक फोर्सेस ने, अब इलेक्शन वहां लड़े जाते हैं, सारी पॉलिटिक्स वहां होती है, सब कुछ वही होता है ट्विटर पर, फेसबुक पे। तो इससे कोई डिनाई नहीं कर सकते, फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का पार्ट है और इट्स हियर टू स्टे, वो यहाँ रहने वाला है। बट आप उसको चूज कर सकते हैं। आप जितने ओरिजिनल रहेंगे अपने सोशल मीडिया स्पेसेस में भी, जितने आप हैं उतने रहेंगे। वो मैं तो वैसे ही रहती हूँ, इट्स वेरी पर्सनल टू ईच अदर। मतलब सब, हर किसी के लिए अपना निर्णय आप खुद ले सकते हैं। बट मैं कोई बहुत शुद्धतावादी भी नहीं हूँ उसको लेके कि ये खराब है ये अच्छा है। मैं कई बार अपनी सेल्फीज भी लगा देती हूँ और कई बार बहुत सीरियस चीजें भी लिखती हूँ, जैसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरा वो पर्सनल पेज है तो मैं वैसे। लेकिन लोग बहुत ज्यादा इसको लेके बड़े कॉन्शियस हैं, इतना नहीं। आपका जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक साइड ही चीज है जो कि आजकल क्योंकि हम इसके साथ बड़े हुए हैं तो अब ये है हमारे जीवन में। कई बार इसका आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रिपोर्ट्स वगैरह अपनी शेयर करके जानकारी मिलती है, लोग क्या पढ़ लिख रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं। तो एक उसका अच्छा पक्ष भी, मगर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है एक टैब होना चाहिए कि आप सोशल मीडिया कितने देर यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं कि आप कहीं रिपोर्ट करने गए तो आपने एक तस्वीर पोस्ट कर दी, लेकिन आप सिर्फ तस्वीर ही पोस्ट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लमैटिक है। ये डिफरेंस आपको समझना है। तो आप अपना काम करें, आपकी रिपोर्ट आनी चाहिए, रिपोर्ट लिखें वहां से, और आप कभी कोई जजमेंट, मतलब किसी के, आप वो रहिए जो आप हैं। अगर आपको मन है कोई शेर लिखने का तो शेर भी लिख दिया आपने। बहुत ज्यादा ना लोग पॉलिटिकली करेक्ट बहुत है, मतलब हर किसी की, देखिए एक तो पर्सनल चीज है, मर्जी हो सकती है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप सोशल मीडिया का जो वक्त है, सब लोग सोशल मीडिया पर है, सब लोग कहते हैं शैलो 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 माहौल है, सब लोग सोशल मीडिया पे ट्विटर जर्नलिस्ट बन गए। तो इसीलिए तो आपकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि मैं तो 10 साल से कर रही हूँ ना, मैं कब तक करूंगी, मुझे कुछ नई चीजें भी करनी है। अब आप लोग आगे करिए, नए काम करिए, और भी बहुत सारे लोग हैं जो करें। अब आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट्स करने का टाइम है, तो आप लोग अच्छी रिपोर्टिंग की, जितना खराब माहौल होता है उतनी अच्छी रिपोर्टिंग आगे बढ़ती है। आप करिए नई रिपोर्टिंग। और एक और बात, ये जरूरी चीज है, क्योंकि मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट से शिकायत करते हैं कि उनको मौका नहीं मिला, वो कहाँ लिखें, किसको दिखाएं, किसको पढ़ाएं।
पहली बात ये कि आप इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो एक ऐसे युग में जब हमारे पास सोशल मीडिया, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो आप अपने ब्लॉग, अपना व्लॉग अपना बनाइए, जो भी आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स हो, अपने पीसेस लिखिए। आपने कोई फिल्म देखी, आपको कुछ फील हो रहा है, उस पर एक पोस्ट लिखिए और अपने ब्लॉग पर डालिए। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, मैं तो देखती हूँ उलट इसके। मैं एक सच्ची बात आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा ये अनुभव है कि मेरे से सारे, और मैंने फ्रीलांस किया एक अच्छे ठीक ठाक वक्त, मैंने फ्रीलांस किया, अपनी किताब का पूरा काम मैंने फ्रीलांसिंग में पूरा किया था फ्रीलांसिंग के दौरान। और मैंने अपनी किचन चलाई है, मतलब बिना किसी बाहरी मदद के। कोई मैं 10-11 साल से अपने पर ही निर्भर हूँ, हर तरह के अपने खर्चों के लिए। तो वो मैंने ये सारा काम मैंने किया, अपना किचन चलाया फ्रीलांसिंग से। लेकिन वो शायद इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि मैं अंग्रेजी में भी लिखती थी, तो उसमें थोड़ा सा ठीक पैसा मिल जाता है, कई बार काम चल जाएगा आपका। अगर आप चल रहे हो तो फ्रूगल ही रहते हो। फ्रूगल रहना भी एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। मैं शुरू के सालों में थोड़ा फ्रूगल रहना, यानी थोड़ा सा कम बुनियादी खर्चों पे थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो ज्यादा स्वतंत्रता से रिपोर्ट कर पाएंगे शुरू के सालों में, 25, 27, 28 तक। फिर पैसा ठीक ठीक आने लगता है। शुरू में कूट कूट के पैसा नहीं मिलता है इसमें, वो बैंकर बनना होगा फिर उसके लिए। तो यहाँ पर बैंकर नहीं है, रिपोर्टर है, तो फिर शुरू में पैसा कम मिलता है। उसके साथ थोड़ा सा आप जितना कम खर्चे में रहेंगे उतना फ्री रहे, फ्रीडम ज्यादा रहेगी। बाद में पैसा आ जाएगा, और ठीक से काम करेंगे इवेंचुअली पैसा आता है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिलता। ठीक ठाक देखिए, जर्नलिज्म की कमाई से कोई महल तो बने कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन इज्जत से ठीक से रह पाएंगे। मेरी तो बहुत ज्यादा, मैं बिल्कुल मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ, तो किताबें ज्यादा ख्वाहिशें नहीं होती है, लेकिन कर सकते हैं आप। तो कहने का टोटल मतलब ये कि आप अगर अच्छे से रिपोर्ट करते हैं, अपना खुद का बनाइए, अपने वेब प्रिंट्स होने चाहिए, ब्लॉग हो, आपका व्लॉग हो। और सारे एडिटर्स मुझसे कहते हैं कि उनके पास रिपोर्टर्स ही नहीं है, उनके पास लोग ही नहीं है, किसको लिखाएं, किसको कमीशन करें। मैं हैरान रहती हूँ कि बच्चे कह रहे हैं उनके पास, लोग कह रहे हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं उनके पास छपने के लिए जगह नहीं है, और एडिटर्स कह रहे हैं उनके पास कोई लिखने वाला नहीं है। इसका मतलब कहीं तो गैप है ना कोई। तो अच्छे रिपोर्टर्स की बहुत जरूरत है और बहुत कमी है। नंबर 1, अच्छे रिपोर्टर्स की, इस बात को आप दोबारा बांध लीजिए, अच्छे रिपोर्टर्स की बहुत कमी है, उनकी बहुत जरूरत है। अपने ऊपर काम, आइडिएशन पर काम। कोई एक चीज है, उसको आइडिएट कैसे कर रहे हैं, कैसे पिच करा आपने आइडिया, तो उस पर आपने काम करना है। आप अपनी चीजों को लिखिए अच्छे से, प्रोड्यूस करके आपकी अपनी ब्लॉग हो, फ्री ब्लॉग्स होते हैं, एक ब्लॉग बनाइए, एक व्लॉग हो, आपका वीडियो व्लॉग हो, एक इंस्टाग्राम पेज हो जिसपे आप अपनी चीजें, अपना एक प्रोफाइल हो। अगर आप किसी संपादक को अप्रोच कर रहे हैं तो उसको एक लिंक भेजें जिसमें 1-2 प्रकाशित कहानियां हो, तो वो आपने खुद ही लिखे हो तो भी चलेगा वो। मगर और इतना सब लोग होते, कोई भी ना 18, 19, 20, 21, 22 साल के बच्चों से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की किताब लेके आके दिखाएंगे ये मेरा काम है। तो सबको पता होता है कि लोग छोटे हैं और अभी तो शुरू ही कर रहे हैं, लेकिन एक आपका इंटरेस्ट और पैशन दिख जाए, इतना एक बॉडी ऑफ वर्क आपका हो, तो आप करिए, लिखिए। और सोशल मीडिया का समय है, बहुत शैलो वक्त है, इसीलिए अच्छे काम की पहचान ज्यादा जल्दी होगी, इसका विश्वास रखिए। और इसीलिए नैतिक रूप से सारे पत्रकार अपनी जिम्मेदारी ज्यादा भूलते जा रहे हैं। इसीलिए उन पत्रकारों की जरूरत है जो जिनको अपनी नैतिक जिम्मेदारी याद हो, इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए वो थोड़े कम प्रयास में भी नजर आ जाएंगे अगर आप थोड़ा, क्योंकि माहौल इतना खराब है ना, थोड़ा भी ठीक करेंगे आप तो आपको बहुत इंकरेजमेंट मिलेगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब जो आप लोग, जैसे आप महिला पत्रकार हैं और जो पुरुष पत्रकार होते हैं, उनमें रिपोर्टिंग करने में प्रतिद्वंदिता होती होगी मैम, कैसे प्रतिस्पर्धा रहती है? नहीं, ऐसी नहीं रहती। दोस्त पुरुष और स्त्री, हम तो आखिर में तो सब इंसान है ना। ऐसा नहीं है कि मेरे तो सबसे अच्छे दोस्त, मतलब मेरी बहुत अच्छी हमेशा फिर यहीं पर मनुष्य को अपने अंदर के मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति से जेंडर और उसके सामाजिक और फलाना XYZ दायरे के आगे बढ़कर, हाथ बढ़ाकर उससे मित्रता करने की आवश्यकता है। इस तरह की प्रतिद्वंदिता नहीं रहती। ये बातें मन में नहीं रखनी चाहिए। मन हमेशा बड़ा रखना। बहुत रिपोर्टिंग ने मुझे इतना उदार बनाया है ना, जितना मैंने देखा, कि जितना मैंने घूमा, जितना सीखा, जितना जाना, इतना उदार बनाया। दिल को बहुत बड़ा रखने की कोशिश है। माफ करिए बहुत लोगों को, जगह दीजिए, इनकरेज करिए अपने दोस्तों को, उनके काम को पढ़िए। मित्रों का काम पढ़ना बहुत जरूरी है। मित्रों के काम को, मैं ये नहीं कह रही कि पर्सनली, मैं बहुत सारे लोगों के काम को फेसबुक पे नहीं लिखती हूँ, मगर क्योंकि कई बार मैं सहज होती हूँ, कई बार वो असहज। मेरे कुछ दोस्त मुझसे भी ज्यादा शाय हैं, वो तो फेसबुक पे, तो उनको मैं पर्सनली मैसेज करूंगी या ईमेल करूंगी। लेकिन मित्रों के काम को, ये सब इस पोजीशन से शुरू मत करिए कि प्रतिद्वंदिता है। शुरू की पोजीशन, जिस बिंदु से आप शुरू कर रहे हैं, वो प्रतिद्वंदिता की पोजीशन नहीं होनी चाहिए।
जिस बिंदु से आप शुरू करें वो मित्रता का बिंदु होना चाहिए। और पुरुषों को भी जो है उनको ज्यादा सहृदयता दिखाने की, ज्यादा माफ करने की, कई बार क्योंकि लड़कियां ऐसे, हमारे घरों में इतनी खींच होती है, इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, इतने ट्रबल्स होते हैं बहुत मुश्किल से, तो एक दो बार हमेशा सभी को माफ करिए, उदार रहिए लोगों के प्रति, एक दूसरे की मदद करिए। सोर्सेज में मैं बहुत सोर्सेज बांटती हूँ। हाँ, मैं अपने कई बार अभी तो बीबीसी में तो ये बात है कि कई बार किसी को देखा ऐसे बैठे हुए दास, तो वहीं साइड में लेकर 5 आइडिया ऐसे बैठे हुए बता दिए किसी को, जो आपसे, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग मुझसे बहुत छोटे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 26-27 के 2-4-5 साल का ही फर्क होगा, मगर फिर भी बैठ के आप लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि आइडियाज, अगर कोई बहुत एक्सक्लूसिव आइडिया जो आपको लग रहा है कि बड़ा, बिल्कुल आपने एकदम कोई जमीन तोड़ दी है, या कोई ऐसा आइडिया जो किसी के पास नहीं है और आपका बहुत कोई एक्सक्लूसिव आइडिया है, तो ऑब्वियसली वो आप किसी को मत दीजिए। लेकिन अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कहीं और कोई आपसे पूछ रहा है कि साहब डीसीपी का नंबर दे दो, तो वो तो दे दो, मतलब उसमें अगर आप कमजोरी दिखाएंगे ना तो ये वापस आएगी, ये हमेशा वापस आती है। रिपोर्टिंग की दुनिया बहुत छोटी की है ना, हमेशा एक दूसरे की, और देखिए मैंने देखा फोटोग्राफर्स एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, उनसे आपको ये बात सीखनी चाहिए। फोटोग्राफर्स के अंदर गजब का सेंस ऑफ कैमरेडी रहता है, कैमरे, उनके अंदर कॉमरेडशिप बहुत है, तो मदद करिए एक दूसरे की। एक दूसरे को जो पब्लिक इवेंट्स हैं उसमें तो कम से कम आप कॉन्टैक्ट्स और चीजें और सोर्सेस खूब दे सकते हैं, देने चाहिए। और सिर्फ प्रोफेशनल मदद नहीं, पर्सनल मदद करिए। अगर आपको कोई दिख रहा है कि आजकल मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, कोई दोस्ती करिए लोगों से, और ये दोस्ती जो आपके शुरुआती साल में बनेगी ना, अभी के जो अभी आप लोग अभी इस टाइम में अर्ली 20s में जो दोस्ती बनती है वो जीवन भर रहती है, बाद में नहीं होती ऐसी दोस्तियां। तो और ये फील्ड इतना मुश्किल फील्ड है ना कि इसमें आपको दोस्तों की बहुत जरूरत है। तो मित्र बनाइए, और अच्छी मित्रता, एक निष्ठा से दोस्ती को निभाना एक बहुत बड़ा मूल्य है, और ये कोई सरल काम नहीं होता, प्रेम से कम काम नहीं है, बड़ा काम है। अच्छे मित्र होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उनको भी ऊपर उठाने में मदद, उनको भी पढ़ने को बोलिए। मैं तो ये नहीं करती हूँ कि मेरे दोस्त नहीं पढ़ते हैं तो उनके साथ मैं भी पढ़ना बंद कर दूं, मैं उनको भी पढ़ने बैठाती हूँ। अगर वो पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ेंगे तो मैं अपना पढ़ ही रही हूँ भाई। मेरे से तो मिलने मेरे दोस्तों को लाइब्रेरी आना पड़ता था, और कहीं मिलती नहीं थी मैं। तो ये आप मित्रता का मतलब ये नहीं कि आप टाइम वेस्ट करने लग गए, या फिर आप बहुत ज्यादा फिजूल के कामों में वेस्ट अपना टाइम लगा रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव फ्रेंडशिप, जिसमें आप कंस्ट्रक्टिवली कंट्रीब्यूट करें एक दूसरे की लाइफ में, वो होना चाहिए। मेल और फीमेल एक दूसरे के कोई प्रतिद्वंदी, मेरी तो बहुत मदद करी, मेरे बड़े सारे मेल फ्रेंड्स हैं, और मेरे को बहुत हेल्प मिली है हमेशा। और इंसान को इंसान समझना, नहीं समझेंगे तो हम कैसे अच्छा लिख पाएंगे ना। बैक टू द पॉइंट, इंसान अच्छा होना सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर सब अच्छा हो जाता है। प्रदीप का एक सवाल है कि स्पेस पर सब कुछ सही तरीके से जानने के लिए आपको स्पेस में घुसने की जरूरत होती है, लेकिन तेजी से निकलना भी जरूरी है। यह किसी व्यक्ति के लिए कितना आसान होता है? नहीं, आसान तो नहीं है, रियाज से आता है, मगर ये कि अगर आप उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मेरी रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ेंगे, जैसे अगर कहीं पे कुछ बहुत वायलेंस हुआ है, कोई कास्ट एट्रोसिटी हुई है, कोई रेप है, कोई ऐसा क्राइम है, तो उसमें ऐसा नहीं कि आप जब आप विक्टिम का या उसकी फैमिली का नैरेटिव लिख रहे हैं तो आप एकदम फ्लैट लिखें। उसकी ताकत ही उस नैरेटिव का इमोशन है, मगर उसमें ओवर ड्रामेटाइज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कहते हैं ना, गॉड इज इन डिटेल्स। तो आप कितना, जैसे जब मैं एक टिप, आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जब मैं किसी जगह जाती हूँ तो मैं अपनी नोट कॉपी में सबसे ऊपर 5 चीजें लिखती हूँ: लाइट, एयर, स्मेल, साउंड, हाउ एम आई फीलिंग। 5 चीजें। यानी कि जब मैं गई हूँ, मैं मान लीजिए XYZ गांव में पहुंच गई हूँ, कहीं ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में किसी गांव में हूँ, अब मैं कार से उतरी हूँ, तो मैंने पहले चीज है कि मुझे क्या सुनाई दे रहा है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, रोशनी कैसी है, मुझे क्या खुशबू आ रही है, और मैं क्या महसूस कर रही हूँ, और आवाजें कैसी आ रही हैं। तो अगर चिड़िया की आवाज आ रही है तो मैंने लिख लिया चिड़िया की आवाज है, मुझे ऐसी खुशबू आ रही है, आसपास ये फूल हो गए हैं, ये रोशनी है। ये जो डिटेल्स होती है, जब आप नैरेटिव बिल्ड करेंगे तो उसमें ये डिटेल्स आपको काम आएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने क्राफ्ट कॉपी बनानी है, इन्वॉल्व होने का मतलब ये नहीं कि आप उस व्यक्ति के साथ रोने लगे और उसका रोना आपने बहुत मेलोड्रामेटिक होकर और बहुत ज्यादा ओवर ड्रामेटाइज करके लिख दिया। उसमें एक रिस्ट्रेन जरूरी है, मगर आप उस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक पूरी दुनिया पाठक के सामने क्रिएट कर रहे हैं कॉपी में। आप उसको एक दुनिया में एंटर करा रहे हैं कि वो दुनिया कैसी थी, वो लड़की, उसके सपने क्या थे, स्कूल जाती या नहीं थी, क्या खाती थी, क्या पहनती थी, क्या पसंद था, घर में कैसे रिलेशंस थे, बैकग्राउंड क्या है, माँ बाप क्या करते हैं, पिताजी कहाँ से आए। एक पूरी दुनिया में उसका प्रवेश करा रहे हैं, ना कि सिर्फ वो 2 वाक्य जिसमें वो रो रही है, वो वाक्य आपको वहां घेर कर उसको टिटिलिएट करना है। टिटिलिएट करना
उत्तेजित करना किसी को भावनात्मक रूप से, वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य संवेदनात्मक रूप से शिक्षित करना लोगों को। उसके लिए आप पूरी, वो तभी होगा जब आप डिटेल्स में जाएंगे, जब आप उस लम्हे को जिएंगे पूरी तरीके से, और 20 फोन नहीं उठा रहे होंगे, फलाना से धमाका से 20 ट्वीट नहीं कर, तो आप वहां पे मौजूद रहिए, अवेयर ऑफ योरसेल्फ। ये बहुत स्पिरिचुअल भी है, मतलब रिपोर्टिंग इज वेरी ज़ेन इन दैट सेंस, बहुत स्पिरिचुअल चीज भी है। प्रिया का सवाल है कि जब फील्ड में, मतलब आजकल जिस तरह से फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार होता है, और आप बता रही हैं कि फील्ड में लोगों के घरों में रहती है तो लोग सम्मान करती है, तो ऐसे अगर कभी दुर्व्यवहार का सामना करना पड़े, जो कि ना हो, तो उस परिस्थिति में आप कैसे मैनेज करेंगे, कि किस तरह से? देखिए, ये तो एक मतलब ये जो डेवलपमेंट है ना, ये अभी की चीजें हैं, ये मैं 1-2 साल में देख रही हूँ, ये जो इस तरह से मारना पीटना मच रहा है रिपोर्टर्स के साथ, ये इतना ज्यादा तो मैंने पहले नहीं देखा था। मतलब हम लोग खुद हैरान होते हैं जब मैं अपने दोस्तों से बात करती हूँ कि टाइम्स के वक्त कितना बदल गया है। मगर हर तरफ से, जैसे कि आप देखें कि अच्छे जो पत्रकार हैं, जो हम लोग जिनको मानते हैं, जैसे मनदीप पुनिया के साथ जो तो पुलिस नहीं उठा लिया, बाकी हम देखते हैं कि जब टाइम्स नाउ और ये इस तरह के लोग जब वहाँ किसानों के रैली कवर करने जाते हैं, तो बहुत सारे आपने ट्विटर पे देखे होंगे कि लोग उनको भगा रहे हैं और मार रहे हैं, कह रहे जाओ टाइम्स नाउ वाले और जी न्यूज वाले जाओ। और इस तरह के, मतलब मैं कह रही हूँ कि हम एक ऐसे वक्त में जहां पर इतना पोलराइज्ड हो गया है सब कुछ, ये मैंने पहले नहीं देखा है। इस तरीके का बिहेवियर अब होने लगा है और इस तरह से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं फील्ड पर, ये सब बहुत नई चीज है और बहुत दुखद है। मतलब इट मेक्स मी रियली सैड। मगर मैंने कभी टीवी जर्नलिज्म किया नहीं। टीवी जर्नलिज्म बहुत कम, बीबीसी में टीवी जर्नलिज्म बहुत अलग तरीके से होता है। मैं 10-10 मिनट की, 12-12 मिनट की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हूँ मैं। यहाँ भी मतलब मैं कभी, क्योंकि मैं 1 मिनट या 2 मिनट के पैकेज में, वो मेरा जोन नहीं है, मैं नहीं कर पाती। मगर ये हमें ये भी शिक्षित करता है, कहीं ना कहीं इंगित करता है, ये बात बताता है कि अगर आप बहुत ज्यादा पोलराइज करेंगे समाज को, तो वो किस तरीके से आपके जर्नलिज्म को डिवाइड करता है, किस तरीके से। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान एक रिपोर्टर को भुगतना पड़ता है, जो कि फूड सोल्जर है, जो कि स्टूडियो में बैठकर जो आदमी चिल्ला रहा है और जहर घोल रहा है, उसको कुछ नहीं होता। जो आदमी ग्राउंड पर है, वो सबसे ज्यादा उसका नुकसान होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप अगर ऐसी सिचुएशंस को भी हैंडल किया जा सकता है, आप अगर बहुत ज्यादा, इसीलिए लोकल नेटवर्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल नेटवर्क कैसा है, आप किन के जरिए जा रहे हैं, आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ कौन से लोग हैं, आपका चैनल क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको बचाएगा, वो आपकी मदद करेगा। और दूसरी बात ये कि आप बहुत खुद विनम्र रहेंगे, खुद अच्छे से बात करेंगे, खुद आप जेन्युइननेस बताएंगे, तो लोग कई बार मानते हैं और बात होती है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। एक बार मैं झारखंड में थी और पुलिस वुमेन पर एक सीरीज कर रही थी। तो पुलिस वुमेन में एक महिला थी जिनका गैंग रेप हुआ था, और उनके हस्बैंड जो थे वो इंडियन पुलिस में काम करते थे और गुजर चुके थे एक एम्बुश में, नक्सल एम्बुश में। तो उनको उनकी जगह पे अनुकंपा नियुक्ति मिली हुई थी। उनके 2 बच्चे थे और वो अपनी, बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी है वो, मेरी किताब का भी हिस्सा है, याहू ओरिजिनल्स पे पब्लिश भी हुई थी। इट सरपासेस फिक्शन, मतलब वो अजीब सा फिक्शन सा लगता है मुझे। वो उनकी एक डेड सिस्टर थी, उनकी बॉडी को लेकर आ रही थी अपने माँ बाप के साथ रात में। उनकी सिस्टर की डेथ हो गई थी और आ रही थी, और बच्चे घर पर थे। तो रास्ते में जंगल पर उनको रोका गया, मतलब बीच, और शी वाज रेप्ड एंड ऑल। तो उस महिला से मिलने की मैंने बहुत कोशिश करी, क्योंकि उनको अपने ऑफिस में बहुत हॉस्टिलिटी का सामना करना पड़ रहा था। और मेरे सामने जो पुलिस अफसर जिनके मातहत वो काम कर, जो उनके बॉसेस थे, मेरे सामने उन्होंने मजाक उड़ाया उसका, अपनी ही कलीग का, कि इसको, मतलब कि उसने खुद इनवाइट किया था ये अपने ऊपर, या उसने रेजिस्ट नहीं किया ठीक से, या उसे तो मतलब ऑल काइंड ऑफ। मैंने वो रिपोर्ट में दर्ज किया। मुझे उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने में भी दुख होता है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उस अफसर ने किया था अपनी सहकर्मी के लिए, जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। तो मतलब मुझे समझ में आ रहा था कि पूरा पुलिस जो ऑफिस है वो सेटअप है, मतलब वो अगेंस्ट है उनके। और वो महिला मुझे बताती थी कि इन लोगों ने मुझे कुछ सिखाया नहीं, मैं खुद को कैसे डिफेंड करती है, हमें डंडा चलाना भी नहीं सिखाया गया, हम बस चाय बनाते हैं। मतलब वो अनुकंपा नियुक्ति पर वहां पर बहुत छोटे पद पर थी, इंस्पेक्टर हवलदार जैसा जो पद होता है, बहुत ही हवलदार उस पद पे थी वो। तो उनका हमें कुछ सिखाया नहीं, वो उस बातों में बाद में आऊंगी मैं। बट मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ये महसूस हुआ कि पूरा सेटअप
जो पुलिस थाना था लातेहार में, छोटा सा पुलिस थाना, एकदम ग्रामीण नक्सल जोन में आता है, वो उस स्त्री के खिलाफ था। और वो बिल्कुल भी उसको, और मुझसे वो चाहते भी नहीं थे कि मैं उससे मिलूं, और उसको बहुत प्रेशर था उस महिला पर कि वो किसी मीडिया से बात ना करे, नहीं तो उसकी नौकरी वोकरी निकल जाएगी। उसको दुनिया भर की डीआईजी आईजी ने बुला के उसको सुनाया कि तुम मीडिया से बात कर रही हो, बला बला, बहुत सारी बकवास, मतलब बहुत बड़ा रायता था वो, तो वो बात नहीं करना चाह रही थी। वो लातेहार से और कुछ बहुत किलोमीटर आगे, मुझे याद है शायद 100 किलोमीटर आगे बंडरिया जिला पड़ता है, वो और ज्यादा घोर नक्सल जोन में, उसमें कहीं छोटा सा गांव था जहां पर वो रहती थी। तो मैं फिर लातेहार से आगे उसके गांव चली गई। मुझे मालूम था कि नहीं मिलेगी, बात करेगी नहीं करेगी, मैंने सोचा एक बार प्रयास करके देखती हूँ, फिर जो नतीजा निकलेगा देखा जाएगा। तो मैं गई उसके यहाँ, वहां गाँव में शादी हो रही थी, शाम का समय था, और मार्च का मुझे लगता है महीना होगा, और कोई किसी और के यहाँ शादी थी। तो मैं वहां गई, मैंने पता किया, पूछा उनका, तो उसने स्ट्रेट मना कर दिया, उसके भाई ने भी मना कर दिया। तो और वो लोग बड़े हॉस्टाइल थे, क्योंकि उनके साथ ऐसा पुराना अनुभव हुआ होगा ना, जब डीआईजी ने आईजी ने आपको बुला के हड़का दिया है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, आप इतनी पीड़ा से गुजरे हो, आपको सपोर्ट के बजाय लोग आपको आपका अपना ऑफिस आपके साथ इतना पेट्रियार्कली बिहेव कर रहा है, पितृत्व सत्ता से भरे हुए लोग हैं, डिस्क्रिमिनेशन है इतना, कोई एम्पैथी, कोई संवेदना नहीं, कोई समझ नहीं है, तो आप क्या उम्मीद करोगे? ऑब्वियसली आप बेटर हो जाओगे। आप ऑलरेडी, आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, इतना बड़ा, आपकी सिस्टर की डेथ हुई, और इतना बड़ा, आपको बहुत ट्रैजिक सिचुएशन थी, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा पेन में थी और वो बात नहीं करना चाहती थी, और उसका भाई भी था। और लोगों ने मुझे एकदम से, मैं बहुत दूर से आई थी दिल्ली से, अब मैं उस गाँव में पहुंची हूँ, शाम का टाइम है, और बहुत नाराज थे, उन्होंने मुझे लिटरली भगा जा दिया, दुत्कार दिया। मेरे तो एकदम आंसू से आ गए आंखों में। तो मैंने उसको सीधे एक लाइन मैंने कही उस महिला से और उसके भाई से, मैंने कहा कि देखिए, ये स्टोरी मेरे लिए आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी सैनिटी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका मन ठीक रहे, आपका दिमाग शांत रहे, आप ठीक रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बात नहीं करनी मुझसे, और मुझे, मेरा जेन्युइनली वो मतलब था, मैं कोई फेक ऑफ नहीं कर रही थी, जो मुझे फील हुआ था वो मैंने उनसे कहा। मैंने उससे कहा कि आपने मुझसे बात नहीं करनी है, आप मत करिए बात, आप ठीक रहिए। मैं बस इसलिए इतनी दूर से आई थी कि अगर आप अपनी बात मुझसे शेयर करेंगी, अगर आपको लगता है, अगर सहजता महसूस होती है, अगर आप करना चाहें, तो ये चीज हो सकता है और बहुत सारे पुलिस अधिकारियों की, और उन सबकी बात पोल खोले, उनका यहाँ व्यवहार कैसा, उसके बारे में समाज को बताए, और फिर शायद कोई, अगर ऐसी लड़की किसी के साथ ऐसा कुछ हो, तो शायद उसकी कोई और ऐसा इसका विक्टिम ना हो, हम चीजों को थोड़ा सुधार पाए और आपकी बात को आगे पहुंचा पाए, पूरी संवेदना और पूरी सेंसिटिविटी के साथ, उसके पूरी ग्रेविटी के साथ। इसीलिए मैं आई थी, और मेरा इंटेंशन आपको परेशान करना या आपके दुख में आपको इंक्रोच करना, आपके प्राइवेट स्पेस में घुसना नहीं था। और अभी भी अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी, और मैं चली जाऊंगी यहाँ से। और अगर आप करना चाहती हैं तो आप, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं 10 मिनट यहाँ बाहर इंतजार करूंगी, आप बता दीजिएगा, नहीं तो आप ठीक रहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं बाहर खड़ी हो गई, और फिर 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद ही वो और उसका भाई आया मुझे बुलाने, और फिर उन्होंने जो टेंट लगा हुआ था गांव में उसके पीछे का जाके, दूसरी झुग्गी के पीछे पीछे घुमाते घुमाते मुझे कहीं और ले गए, और फिर वहां पे 2 कुर्सी रखी, वो शादी वाली कुर्सी थी, टेंट की आई हुई थी। फिर हमने वहां बैठकर बात करी, और पहली बातचीत में वो इतना हाल मार के रोई है, जैसे कहते हैं ना बुक्का मार के रोना, इतना जोर से रोई है वो महिला, मैंने उसको गले ही लगा लिया। बहुत पेन में थी वो। फिर उसने धीरे धीरे करके बहुत देर मुझसे बात करी, बहुत देर बात करी, और ऐसे खुली हो कि कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो जेन्युइननेस, आपको लोगों को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। ये चीजें आपको फील्ड में अर्न करनी पड़ती हैं, कमानी पड़ती हैं अपने व्यवहार से। और कई बार आपको जब तक अंदर से नहीं लगता ना कि कहानी लोगों से ऊपर है, मतलब सॉरी, लोग कहानी से ऊपर है, तब तक नहीं हो पाएगा। आपको जेन्युइनली नाटक मत, मैंने कहा ना कि फेक ऑफ नहीं कर सकते आप उसको, आप छोड़ दीजिए कहानी, मैं तो छोड़ देती हूँ, जो करना है जिसको करना है करेगा। किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते आप, किसी के पर्सनल स्पेस में नहीं घुस सकते। विनम्रता बहुत जरूरी है, धीरे से जाइए, लोग दुख में हैं, वो उन्होंने आपका कर्जा नहीं खाया कि जो आपको आके देंगे, सारे इंटरव्यूज बताएंगे, सारी चीजें कहेंगे। वो अपने इतने दुख में आपसे इसके लिए अनुग्रहित, और आपको कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञता के भाव के साथ जाइए, और उनकी पीड़ा का सम्मान करिए, उनके समय का सम्मान करिए, उनके स्पेस का सम्मान करिए, इंसान बनिए पहले, फिर रिपोर्टिंग अच्छी हो जाती है अपने आप ही। तो ये एक तरीका हो सकता है। कई बार नेगोशिएट आप कैसे करते हैं फील्ड पर, इस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर मैं कहीं भी जाऊं तो मैं नेगोशिएट कर लेती हूँ, और डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं, कैसे बिहेव करते हैं लोगों के साथ, आपके चेहरे पे कितना पानी है, मतलब आप इंसान कैसे कर पाते हैं, डिपेंड करता है। ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन काम है, इंसान का इंसान से कनेक्ट होता है ना, अब इसमें कोई क्या समझा सकता है। विमलेश जी का सवाल है कि लंबे लेखों की आवश्यकता क्यों, मतलब लॉन्ग फॉर्मेट रिपोर्टिंग की जरूरत क्या है?
अच्छा, ये इसलिए जरूरत है कि मुझे पर्सनली बहुत असहज महसूस होता है। मुझे लगता है कि क्योंकि हिंदुस्तान इतना जटिल देश है और यहाँ पे इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, किसी भी चीज को हम 200 वर्ड में देखिए, एक तो खबर की जरूरत होती है कि आपको कोई खबर ब्रेक करनी है, तो ब्रेकिंग अलग चीज है, मगर आप किसी भी चीज को रिड्यूस करते हैं बहुत छोटे में ना, 200-300 वर्ड में आप क्या बता पाएंगे? इतनी जटिल चीजें हैं, कोई भी धागा सरल कहाँ होता है यहाँ। जैसे अभी मान लीजिए, अभी जो दो लड़कियों का फिर से जो मामला आया था, ट्रिपल सुसाइड का जो केस आया था, अब वो इतना जटिल केस है, उसमें माँ बाप इन्वॉल्व है, उसमें क्या है, उसमें किसी ने जहर दे दिया, उसमें यूपी पुलिस का इतिहास है कि वो क्या करते आ रहे हैं इतने दिन से, अभी हाथरस हुआ था, ये सब क्या कड़ियां जुड़ती हैं, उस व्यक्ति का सामाजिक साइकोलॉजिकल और उसका क्या परिदृश्य, कहाँ पर पैदा हुआ है। आपको किसी इंसान को लोकेट करना पड़ता है, हिंदुस्तान के मैप में आप उसे लोकेट करिए, उसके सामाजिक साइकोलॉजिकल परिदृश्य में लोकेट करिए, उसकी कास्ट इक्वेशन, कैसे रह रहा है, कहाँ पर है, उस सबको बहुत कुछ पता चलेगा ना। तो ये सब कुछ आप कैसे 200 वर्ड में बताएंगे भाई? आप परिवर्तन या एक मूविंग स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जिसका इम्पैक्ट हो, एक ऐसी स्टोरी जो इंसान को झकझोड़े और उसके अंदर कुछ महसूस कराए उसको, वो तभी कह सकते हैं जब आप उसको पूरी कथा में ले जाएंगे। तो लेखन का कौशल है और दूसरा आपकी डिटेल्स का कौशल है। तो इतना सारा जटिल कारोबार 200 वर्ड्स में नहीं हो सकता। लेकिन लॉन्ग स्टोरी का मतलब ये नहीं कि अनर्गल कुछ भी लिख के आप भरे जा रहे हैं। लॉन्ग स्टोरीज में बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा, कई बार एक एक जगह की 4-4 ट्रिप्स करी है मैंने, रिपीटेड ट्रिप्स, और उसमें कैसे आप गढ़ रहे हैं कहानी को, फ्लैशबैक में कैसे आगे पीछे कर रहे हैं, कैसे सेक्शन वाइज कर रहे हैं, उसको भी रोचक बनाने के बहुत सारे, उसमें ग्राफिक्स क्या लगा रहे हैं, उसमें क्या इलस्ट्रेशन लगा रहे हैं, कई बार हम उसमें बीच में ऑडियो लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, ताकि उसको इंटरैक्टिव बना सके, लोगों को और एंगेज कर सके। इंटरफेस कैसे अच्छा हो आपका, पॉडकास्ट घुसाते हैं बीच में, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, इंटरैक्टिव मैप्स लगाते हैं कि मैप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उस जगह की स्टोरी पढ़ सकते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म को रोचक, बोझिल नहीं है वो, और फिर लेखन का कौशल तो है ही, मगर एक समग्र अनुभव के लिए लॉन्ग फॉर्म प्लेजर ऑफ रीडिंग आता है। जब आप कैरावान की एक बड़ी कवर स्टोरी पढ़ते हैं तो आपको लगता है कुछ हुआ है अंदर, वो फीलिंग आनी चाहिए। मैं उसको एब्स्ट्रैक्ट है, समझा नहीं पाऊंगी वर्ड्स में। सुनील पाल का सवाल है कि आजकल ज्यादातर पत्रकार सोशल मीडिया से अपना कांटेक्ट लेते हैं, फील्ड वर्क कोई करना ही नहीं चाहता। देखिए, कांटेक्ट लेना एक अलग चीज है, मगर कांटेक्ट लेकर जैसे कि आप कहीं गए, अगर मैं बाढ़ की रिपोर्टिंग कर रही हूँ, मुझे कई सारे लोग सोशल मीडिया पर बता रहे हैं हमारे यहाँ बाढ़ है, हमारे मैं यहाँ ये भी कहता हूँ, मुझे लगता है कि सुनील कांटेक्ट के साथ साथ कंटेंट की भी बात करना चाह रहे हैं। कंटेंट की भी बात कर रहे हैं, तो कंटेंट तो बहुत ही बुरी चीज है सोशल मीडिया से लेना। मतलब मैं तो देखिए, डिपेंड, मैं आपको अब 2 चीजें बताती हूँ। जैसे वेबसाइट्स हैं, उनकी एक अपनी जरूरत होती है, कुछ एक अलग डेस्क, डिपेंड करता है आप काम क्या कर रहे हैं। मैंने कभी भी डेस्क पे काम नहीं किया अपने पूरे जीवन में, तो मेरा दृष्टिकोण इसको लेकर अलग होगा। हो सकता है किसी व्यक्ति जिसने डेस्क पे काम किया उसका अलग हो। तो डेस्क के ऊपर एक प्रेशर होता है कि कुछ ट्रैफिक आपने जनरेट करना है, ब्रेकिंग का प्रेशर होता है। तो लोग कई बार डेस्क पे जो बैठते हैं वो ये सब चीजें कंटेंट लेकर एक बना देते हैं, 2 मिनट का वीडियो और लगा दिया। बट मैंने कभी वो काम नहीं किया। रिपोर्टिंग, फिर मैं कह रही हूँ कि जर्नलिज्म बहुत बड़ी चीज है, उसमें कॉलम है, उसमें ओपिनियन है, उसमें डेस्क वाला कंटेंट है, इसको कंटेंट क्रिएशन कहते हैं, वो चीजें अलग है। रिपोर्ट की वैल्यू बहुत होती है, ऊंची चीज है वो, और उसमें मेहनत बहुत होती है। तो रिपोर्ट तो नहीं करनी चाहिए। रिपोर्ट का मतलब है आप अपनी खुद की, क्योंकि बाईलाइन ना आपकी, क्या बाईलाइन आपकी अपनी, मतलब क्या कहते हैं, बाईलाइन आपका अपना, मतलब आप अपना जिगर खोल के रख रहे हैं ना। मतलब अगर आप अपनी बाईलाइन में इतनी हल्की चीज लिख रहे हैं, इसका मतलब आप खुद को हल्का कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है, मतलब मैं वो रिपोर्टर नहीं हूँ ना, मैंने वो रिपोर्टिंग जीवन में कभी करी है। किसी 2000 वर्ड की स्टोरी में 1 लाइन का जिक्र आ सकता है कि इस घटना ने ट्विटर पे काफी हल्ला मचाया, बस इस घटना को काफी ट्रोल्स मिले, इत्यादि इत्यादि, उतनी ही उसकी वैल्यू होती है, और उससे आप चीजें नहीं लेते। यू डोंट डू स्टोरीज ऑन ट्विटर, मतलब मैं नहीं करती हूँ। इस पे मैंने काम किया है, तो मैं एक ही वाक्य में कहना चाहूंगा, कभी कभी ये जरूरी हो जाता है। जैसे कोई घटना घटी और उस पे प्रतिक्रिया आ गई, तो वो ट्विटर पे आई है प्रतिक्रिया पहले, तो ANI से पहले या कोई न्यूज एजेंसी या अपना रिपोर्टर आपका उसका किसी का रिएक्शन भेजे, तो वो वहां से ही कंटेंट लेना पड़ेगा। बेल्जियम में कोई घटना या अमेरिका में कोई घटना घट रही है, अफगानिस्तान में घटना घट रही है, तो वहां के तो आंकड़े, या वो जो अभी लेबनान में जो वो पोर्ट के पास जो विस्फोट हुआ, वहां सारे वीडियो लोगों ने ट्विटर से उठा के चले। सही बात है, नहीं ये सही बात है। ये आजकल बहुत सारे रिएक्शंस, अब जैसे सरकारें भी ट्विटर पे जवाब देने लगी है, बहुत कुछ है ना, अपना पक्ष, दिल्ली पुलिस भी अपना, जब से दिशा को अरेस्ट किया था सब कुछ उन्होंने ट्वीट किया, तो बहुत कुछ आप ट्विटर से लेते हैं, इस तरह के रिएक्शंस आप ट्विटर से लेते हैं। बट अगर आप किसी इशू को रिपोर्ट करने जा रहे हैं, मतलब मैं कह रही हूँ कि ये तो एक
जरूरी और जैसे कहते हैं कि समस्या से उपजी हुई जरूरत है, जिसको कि आप जिसके इस सिचुएशन से उपजी हुई जरूरत है, जिसके आधार पे हम कंटेंट या हम फीडबैक या हम चीजें ट्विटर से उठाते हैं। जो गवर्नमेंट रिएक्शंस होते हैं खासतौर से वो, और बहुत सारी और चीजें, ब्रेकिंग न्यूज इत्यादि। मगर अगर आप किसी को ऑन फील्ड किसी ग्राउंड रिपोर्टर को भेज रहे हैं कि जाओ अब तो ब्रेक हो गई न्यूज, अब तुम एक इन डेप्थ स्टोरी करके लाओ, और वो ट्विटर की लगा के कर दे रहा है, तो वो तो प्रॉब्लमेटिक है। ये कह रही हूँ। रचना का सवाल है कि आई जस्ट if you want to say what you feel or react on it, if you found that this subject on ground report on which is against government or against of your own news channel, what would you do? हाँ, तो एक चीज है कि बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, इनफैक्ट जरूरी सवाल आपने पूछा है। ये है कि मैंने कभी किसी ऐसे संस्था में काम नहीं किया जो कि जहां मुझे लाइन और लेंथ दी गई हो, लेकिन इसकी कीमत मैंने बहुत चुकाई है। तो मैंने तहलका में काम किया, कैरावान में काम किया, फ्रीलांस काम किया बहुत दिनों तक, और बहुत शुरू में छोटे में HT में काम किया था, तो बहुत ही छोटी थी, और फिर बहुत दिनों तक फ्रीलांस किया, फिर कैरावान और फिर BBC। मुझे कहीं भी कोई लाइन और लेंथ नहीं दी गई कि ये लिखो वो मत लिखो, मैं अपने कंपास से मैंने काम किया। लेकिन इसके लिए मैंने बहुत सारे ऐसे ऑफर्स छोड़े, आज भी छोड़ती हूँ। तो वो डिपेंड करता है बहुत कुछ, कई बार ना आपके पर्सनल, देखिए मैं इसको किसी के ऊपर कोई नैतिक जजमेंट के तौर पे थोपना नहीं चाहती, क्योंकि कई बार बहुत सारे, मैं अपनी ट्राइब को जानती हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बेचारे, कई बार उनकी मजबूरियां होती हैं, बहुत सारे लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लोग छोटे चैनल्स में छोटे जगहों पर काम करते हैं, मतलब और बड़े टिल्टेड होते हैं, सबको साफ मालूम है कि यहाँ से निवेश आ रहा है, ये राजनीतिक इंक्लिनेशन है टीवी इस चैनल का। बट उस व्यक्ति को मैं क्या बोलूं, उन 2 बच्चे हैं, घर है, और उसको अपने लिए जुटाना है साधन, तो परिवार इन्वॉल्व हो जाता है, बच्चों का जीवन इन्वॉल्व हो जाता है, तो कई बार आप बहुत अनकाइंड और क्रूर नहीं हो पाते, ये सब लोग भी। और बहुत, मेरी तो मुझे लगता है बहुत भाग्य है, मेरा बहुत प्रिविलेज है, बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा मिला कि मैं ऐसी जगहों पे मैंने काम भी किया, सही समय पर सही जगह पे रही, बहुत अच्छे काम करने के अवसर मिले। सब लोगों को नहीं होता, तो उनके प्रति हम क्रूर तो नहीं हो सकते। जबकि अगर आपको जीवन में बहुत मिलता है तो एक ही काम आपको करना चाहिए कि आप जेनरस हो सके और काइंड हो सके, क्योंकि आपके साथ किस्मत ठीक रही, मगर सबके साथ इतनी किस्मत ठीक नहीं रहती, तो इसलिए कई लोग नहीं छोड़ पाते हैं। मगर लेकिन मैं जो लोग नहीं छोड़ पाते उनके ऊपर कोई नैतिक जजमेंट नहीं दे रही हूँ, ये कह रही हूँ मैं, क्योंकि उनकी परिस्थिति होती होगी अपनी, और उसको समझने की हमको एम्पैथी के साथ कोशिश करनी चाहिए। मगर अगर मेरा प्रश्न है, निजी प्रश्न है, तो मैंने अपनी बहुत गरीबी के दिनों में भी, जब मैं 5,000 के शैक में रहती थी, बहुत गरीबी के दिनों में, जब मैं नौकरी नहीं करती थी, और मैंने अपना सबसे अच्छा काम उन्हीं दिनों में किया है, बेस्ट स्टोरीज, उनको सबसे ज्यादा अवार्ड्स भी मिले, जिसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा हुआ, बहुत छोटे कम पैसों में, कम नौकरी में। उन दिनों में भी मैं कभी किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना मैंने चुना जिसमें लाइन और लेंथ दी जाती थी। और सरकार की सरकार का आपने इसमें एक लाइन लिखी है कि एक मिनट रुकिए जरा, सरकार की लाइन है कि which is against government। तो गवर्नमेंट की तो हमेशा ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो होता ही है रिपोर्टर, मतलब उससे तो डरने की जरूरत ही नहीं है। मतलब मैंने तो कभी कोई ऐसी रिपोर्ट ही नहीं करी जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो, आज तक 10-11 साल चल रहा है, अभी कभी कोई ऐसी रिपोर्ट ही नहीं करी। तो सरकार की तो मैं चिंता ही नहीं करती, वो तो उससे डरना भी नहीं चाहिए। देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कीजिए, रिस्पॉन्सिबल काम करिए, फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए, डबल क्रॉस चेक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, सारी आपके फैक्ट वेरीफाइड होने चाहिए, अपना होमवर्क तगड़ा करिए, वाटर टाइट स्टोरी हो, स्टोरी में लूप होल्स नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर इस पुख्ता स्टोरी को, जो वाटर टाइट है, जिसमें आपने पुख्ता काम किया, आपने डबल क्रॉस चेक किया, सब कुछ अपने सारे पक्षों की बात रखी, आपने ठीक से किया, अगर उसके लिए आपको कोई जेल भेजता है, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैंने अपने माँ बाप को अभी बोला, अभी 15-20 दिन पहले, कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो डरना मत, रोने मत लगना, ये अच्छा बैज ऑफ ऑनर है, खुशी की बात है, तमगा होता है, अच्छे काम के लिए मिले तो ना, रिश्वत के लिए नहीं मिलना चाहिए, गलत स्टोरी के लिए नहीं, आप ठीक काम करो, मतलब अपना वेरिफिकेशन स्ट्रांग हो, उसके बाद जो होता है फिर टेंशन की, अपने काम पे आपको स्टैंड, आपकी रिपोर्टिंग तगड़ी होनी चाहिए, अपने काम में कोई लूप होल नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि कुछ तो भी किसी ने XYZ ने बोल दिया उठा के छाप लिया, डबल क्रॉस चेक करो, ट्रिपल क्रॉस चेक करो,
और सबकी बात रखो। ऐसा नहीं कि आपने विक्टिम का पूरा छाप दिया और प्रशासन का पक्ष ही नहीं रखा उसमें। अपनी बात, अपनी खबर सॉलिड होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी आपको जेल में कोई केस करता है, कुछ करता है, उससे मैं तो नहीं डरती। आई एम वेरी हैप्पी टू गो टू, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो, मुझे लगता है कि किसी अच्छे रिपोर्टर को अपनी रिपोर्ट के लिए, अपनी मेहनत के लिए अगर सरकार उसको प्रताड़ित करती है तो यह सरकार और समाज के ऊपर ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है बजाय उस रिपोर्टर के। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, सरकार से तो नहीं डरी है। और अगर पैसे की कोई बहुत मजबूरी नहीं है, मैं तो निजी तौर पे भूखी रहना ज्यादा पसंद करूंगी बजाय इसके कि मैं एक ऐसे चैनल में या ऐसी जगह काम करूं जहां मैं आइडियोलॉजिकली सहमत नहीं हूं जिससे, या जो मुझे जबरदस्ती लाइन और लाइन देना चाह रहा है। मैं चूज करूंगी कि मैं नहीं छोड़ दूं नौकरी और भूखी रहूं और मतलब कुछ ना करूं, मरी जाऊं। मैं बहुत आइडियलिस्टिक हूं इन चीजों में, मगर सब मेरे जैसे नहीं है और उनका भी हमें रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि सबकी मुश्किलें होती। कुछ लोग काम करते हैं ऐसे, मतलब उनको नहीं सहमत होते, नहीं है, लेकिन छोटा शहर है, 2 बच्चे हैं, स्कूल जाना है, तो आप उसके सर पर बंदूक रखे तो नहीं कह सकते तुम बच्चों को भूखा रखो, ये तो नैतिक नहीं, ये भी एक। तो मुझे लगता है कि उस तरह के पत्रकार भी एक बड़े सिस्टम का विक्टिम है। एक स्टोरी मैंने करी थी, जब बड़ी रिपोर्ट है जो कि कैरवान में पब्लिश हुई थी, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, द डेथ ऑफ अ न्यूज़मैन, जो सिवान में पत्रकार मारे गए थे हिंदुस्तान के, उनके जीवन के ऊपर। तो उसमें बहुत नुआंस तरीके से, बहुत बड़ी 12-13 हजार वर्ड की रिपोर्ट है, उसमें बहुत ये बड़ा नुआंस्ड होता है। कई बार जो छोटे शहर का पत्रकार है उसको करुणा से देखिए, वो एक बड़े सिस्टम का विक्टिम है, एक बड़े सिस्टम का विक्टिम है, तो वो भी एक नजर हो सकती है। मगर निजी तौर पर मेरा जहां तक है, तो मैं कुछ नहीं होगा, गरीबी हो, भूखी मर जाऊंगी, मैं ऐसी जगह तो काम नहीं करूंगी जो मुझे लाइन और लाइन दे रहा है। न्यूज चैनल तो मैं छोड़ दूंगी, सरकार से तो डरते ही नहीं है। तो वो 2 बातें तो तय है। इसमें किशन जी ने भी सवाल पूछा था, मुझे लगता है कि उसका जवाब मिल गया होगा, कि वो पुलिस और उसके प्रेशर की बात कर रहे थे कि उसमें कुछ आप बदलना कोई पड़ेगा। प्रेशर पुलिस को तो आप खुद ही, पुलिस को आप अपनी, लेकिन फिर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अपनी रिपोर्ट में तगड़ा होना जरूरी है। अपने जो भी इंटरव्यू ले रहे हो, ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर। सुप्रिया शर्मा जैसी इतनी, जिनको मैं बहुत सम्मान और बहुत धाकड़, बहुत रिस्पेक्ट से ऐसे नजर उठा के देखती हूँ, उनको भी इन लोगों ने वो कर दिया, गिरफ्तार, या उनपे FIR हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है आज के समय में। अपने हर काम की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रखिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, कीप ऑडियो रिकॉर्डिंग, कम से कम ऑडियो रिकॉर्डिंग तो होनी चाहिए। हर काम आपके पास कागज हो, आप जो लिख रहे हैं उसका पेपर देखिए। मेरी हर रिपोर्ट की मेरे पास, जैसे किताब में मेरे 13 चैप्टर है, हर चैप्टर की अलग फाइल है। तो पेपर वर्क आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक हाथ में कागज नहीं आए, खबर नहीं दौड़ के छाप देनी है, ना ट्विटर पे लिखना है कहीं। पेट में खबर रखना सीखिए। सेना होता है उसमें, जैसे मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है, सिट ऑन योर स्टोरी, डोंट लेट इट गो। अपनी स्टोरी के ऊपर बैठ जाइए और पेपर का इंतजार करिए। कागज हो, डॉक्यूमेंट हो, सबसे बात करके पूरी अच्छे से पकाकर, 1 दिन बाद जाएगी, 2 दिन बाद जाएगी, लड़ जाओ एडिटर से, नहीं अभी मैं नहीं, मेरे नाम से नहीं जाएगी, कच्ची कहानी मेरे नाम से नहीं जाएगी, आप उसको जिसके नाम से देना है उसके नाम से दे दो। तो सबसे लड़ जाइए। अपनी रिपोर्ट के लिए हमेशा संपादक से लड़ जाना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। अच्छा रिपोर्टर हमेशा लड़ता है। रिस्पेक्टफुली, आप बदतमीजी मत करिए, मगर दृढ़ता से अपनी बात रखिए। तो वो है, मगर काम अपना डबल। फिर मैंने कहा कि पुलिस और किसी से, फिर अपना आपका काम सॉलिड है, फिर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे DIG हो, IG हो, चीफ मिनिस्टर हो, सबसे घुस के कमरे में 2 सवाल आपने पूछे विनम्रता से और दृढ़ता के साथ। 2 सवाल आप पूछिए, अपना काम करिए, वापस आइए। कोई किसी का यहाँ पे वो नहीं है। आप जर्नलिस्ट हैं, आपके हाथ में बहुत बड़ी ताकत है, उसको समझना जरूरी है। लेकिन फिर कभी जीवन में ये सब नहीं कि किसी से फेवर ले रहे हैं, किसी ने तोहफा दे दिया, फोन ले लिया, फ्लाइट में चले गए। जिंदगी में मैंने किसी से चम्मच तक नहीं लिया, आज 11 वर्षों में चम्मच तक नहीं लिए, 1 चम्मच भी नहीं। तो ये निष्ठा अपने अंदर बहुत जरूरी है। चीजों को, किसी को कोई आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्ट पकड़ा रहा है, वो लेके मत आ जाइए। अब अपनी 1 कपड़ा कम पहनना है, 1 रोटी कम खानी है, मगर इज्जत बड़ी चीज है, वो छवि बनाने से बनती है। तो वो एक नैतिकता जो आपके अंदर, उसका ताप होना चाहिए, जिसको आप अर्जित करें कष्टों को सहकर भी। तो वो बहुत जरूरी है। वो पत्रकार मत बनी जो हर कहीं से फेवर लेता रहता है। वो फ्लाइट करा दी, मैं किसी जंकेट में नहीं गई, बहुत छोटी पत्रकार हूँ मैं, मेरे जीवन में कुछ बड़ा नहीं किया, मगर मैंने किसी जंकेट और कभी किसी से 1 चम्मच नहीं ली, ना कोई फ्लाइट, ना कोई बस का किराया। तो अपने काम पे जाइए, अपने दोस्त के साथ उसकी बाइक पर लटक कर चले जाइए, मगर फ्लाइट का किराया मत लीजिए किसी से। इज्जत बहुत बड़ी, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज है। तभी आप पुलिस वाले, नेता, इन सबसे चढ़कर सवाल पूछ सकते हैं। मैम मेरा सवाल ये है कि जैसे इस्लामिक स्टेट्स है ना, लीबिया और सीरिया जैसे कंट्रीज में, अगर एक महिला पत्रकार रिपोर्टर करती है तो कैसे करती है? क्योंकि मैंने रिपोर्ट बहुत पढ़ी, BBC की भी पढ़ी है और कई भी महिला पत्रकारों की
रिपोर्ट पड़ी है, तो लोगों को काफी सामना करना पड़ता है। कहीं भी सामना करना पड़ता है, उस हिसाब से तैयारी होती है उन लोगों की। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और फ्रीलांसर्स जो वहां तक पहुंचते हैं, काफी साल की तैयारी के बाद पहुंचते हैं। जैसे एक लिंसी अडारियो है, उनकी आप इनकी सबकी मेमोयर्स और इन सबके जो काम करने के अनुभव है, इस पर बहुत सारा कंटेंट आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, जो आप पढ़ सकते हैं। तो ये लोग खूब तैयारी से जाते हैं, अपने शरीर पर बहुत काम करते हैं। मैंने रिपोर्टर्स को देखा जो वेट्स उठाते हैं, घर में फिटनेस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि रात रात भर आप, और उसके बाद अपने कॉन्टैक्ट्स पे ध्यान देते हैं, आप मेहनत करते हैं। और बड़े जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे बीबीसी है या न्यूयॉर्क टाइम्स है, इसमें तो हमारी बहुत सारी तैयारी होती है। हमारी रिस्क असेसमेंट, मैं तो चिढ़ जाती हूँ कि हमें हिंदुस्तान में इतनी आदत नहीं है ना, इतनी हमारी कोई परवाह करता है। वैसे बिखरे हुए, मतलब किसी ने भी मार दिया, किसी ने भी ढटेल दिया वाली संस्कृति से बड़े हुए हैं कि इतनी कोई इतना ध्यान रखता है तो हैरान होते हैं, ये कितना ध्यान रख रहा है हमारा। तो असहजता हो जाती है, इतने प्रेम की आदत नहीं है ना। लेकिन ये लोग हमारे बीबीसी वगैरह में भी हमारे रिस्क असेसमेंट फर्म्स होते हैं, जो कि मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं कश्मीर भी जाती हूँ तो मुझे किडनैप फॉर्म भी रिस्क असेसमेंट फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें बहुत सारी, बड़ा लंबा 12-13 पन्ने का फॉर्म होता है, और बड़ी चलन होती है मुझे उसे भरने में कि यार ये क्या, मतलब हमें इतनी ब्यूरोक्रेसी की आदत नहीं है, भी कौन 13 पन्ने का फॉर्म भरेगा। उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें भरनी पड़ती है कि आप जहाँ रुक रहे हो उसके पास में अस्पताल कौन सा है, उसका नंबर क्या है, फलाना क्या है, धमाका, आपका सोर्स क्या है, आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, आपका वो बहुत सारी चीजें, कहाँ रुकोगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, पूरा मतलब इतना सारा। मैंने इतना सब पहले से नहीं सोच पाते, मगर सब बताना पड़ता है। तो पहले शुरू में मुझे चिड़न होती थी, मगर बाद में मुझे लगा कि इससे मेरी तैयारी और अच्छी हो रही है। मैं ये सोच रही हूँ कि जहां मैं जा रही हूँ वहां पे कौन सा हॉस्पिटल है, अगर कुछ होता है तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो ये रिस्क असेसमेंट फॉर्म हम भरते हैं। एक किडनैप फॉर्म भी होता है जो हम भरते हैं अगर हम कश्मीर या छत्तीसगढ़ के जाते हैं। और आपको हंसी आती थी पहले में कि ये क्या करा रहे हैं, मगर उसमें ये भरना होता है, उसमें एक कोड होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हम उसमें भरते हैं। हम लिखते हैं कि अगर मुझे किडनैप कर लिया गया तो मेरा ऑफिस क्या कोड बोलेगा, ये कैसे वेरीफाई करेगा कि मैं ही हूँ। तो कोई वर्ड होता है जो हम पहले से लिख के जाते हैं। मतलब इट मे साउंड फनी टू यू, पहले शुरू में हमें भी फनी लगता था, मगर बाद में हमें इसका इम्पोर्टेंस समझ में आया। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में बहुत गहरी तैयारी कराई जाती है इतने मुश्किल जगहों पर लोगों को भेजने की, और मुझे लगता है कि भारतीय संस्थानों में भी यह परंपरा होनी चाहिए। और जब हम बाढ़ वगैरह कवर करने जाते हैं तो हमें गमबूट्स वगैरह मिलते हैं, बीबीसी में गमबूट्स और बहुत सारी चीजें दिखती है, वो जैकेट देते हैं, लाइफ जैकेट, मेरे नाप का एक बुलेट प्रूफ जैकेट बन के आता है, इस तरह की चीज होती है। आपको लगता है यार ये क्या है आपको लगेगा आप फील्ड पे ज्यादा ही अटेंशन अट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन वो तैयारी से होता है। और संस्था की तैयारी भी एक लेवल तक ही आपको आगे ले जाएगी, उसके बाद आपकी पर्सनल तैयारी है। पहले आप इंडिया पे बहुत साल काम करोगे तब आप उतने स्ट्रांग हो पाते हो। एक ग्रेजुअल रास्ता है, धीरे धीरे चढ़ते हो कि आप वहां जाके काम करो। वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया, उसके बारे में खूब पढ़ाई लिखाई, और फिर लोग बहुत मरते नहीं, ऐसा नहीं कि सारे बच के चले आते हैं। स्मार्टली काम करना होता है, लोकल रिपोर्टर्स होते हैं। खतरे तो बहुत है, खतरे तो झांसी जाकर रिपोर्ट करने में भी, वहां भी आप मर सकते हो, मगर लोग करते हैं। तैयारी बहुत, संस्था के लेवल पे तैयारी, निजी तैयारी, प्रोफेशनल तैयारी, कई तरह की तैयारी होती है। जीवन भर तो तैयारी ही करते रहते हैं, तो वो आपने करना है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है, लोग करते हैं। तो मैम अगर कोई संपादक अगर कोई स्टोरी कवर करनी हो, आपके जगह किसी और को भेज रहा है, वो उसको उस स्टोरी को आपको कवर करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगी? देखिए, ऐसा एक बार हो सकता है, ये 2 बार हो सकता है। अगर वो आपको उस बीट में, अगर ये एक सतत समस्या बनती है, मान लीजिए कि एक सतत समस्या बन रही है, आप 10 बार कह रही हैं आपको एक बीट जाना है, कवर करना, और आपको कुछ और करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप एक समझदार व्यक्ति की तरह पहले उनसे बात करिए, अपनी बात बताइए कि आप ये करना चाहती हैं, ये करना चाहती हैं। अगर बात बनती है, वो कहते हैं अच्छा मैं 1 महीने बाद तुम्हें दूंगा मौका। जैसे कई बार एक असम की मैंने जो इन्वेस्टिगेशन करी थी, लखीमपुर वाली, पहले मेरे को मेरे एडिटर ने बोला तुम पहले वुमेन्स इशू निकालो, उसके बाद जाना दूंगा। तो मैंने उस चक्कर में, मैं पढ़ी रहती थी लेकिन पीछे कि मुझे जाना है, तो पहले 2 महीना मैंने वुमेन्स इशू पे दिमाग खपा, फिर मैं उनके पास पहुंची कि अब मुझे जाना है, मेरी टिकट्स कराओ। तो वो भी हम कई बार आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हो, बात कर सकते हो, और अगर आप उनको बनता है और आपको बनता है और वो आपको जाने देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप चली जाइए। और अगर आपको लगातार लग रहा है, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आपको घुटन हो रही है अंदर से, आपको लग रहा है यार मुझे करने नहीं दिया जा रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं हो रहा, तो आप उनसे और बोलिए, 1-2 बार आप और कह के देखिए उनसे। बेशरम थिकनेस होना, स्किन थिक होना बहुत जरूरी है रिपोर्टर के लिए। तो पूछिए उनसे, 2-4 बार कहिए। नहीं बन रही बात, 6-7-8 महीने देख लिया, आपका थ्रेशोल्ड खत्म हो रहा है, बात नहीं बन रही, समझ तो नौकरी छोड़ दीजिए। ऐसी क्या 75 नौकरियां मिलती हैं, क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और नहीं होगी, मैं वही कह रही हूँ, मतलब मैं होती तो यही करती। वो आपका निर्णय, आपका अपना है। मैं नौकरी छोड़ देती, फिर बैठती खाली भूखी रह, जो भी होता वो फ्रीलांस करती, जाती ग्राउंड पे, सस्ते में चली जाती, बस से चली जाती, वहां कोई बाइक पे लिफ्ट दे देता, कम खर्चे में भी नहीं, किसी के यहाँ घर पे ही सो जाती है। मतलब ये आइडियली ये नहीं होना चाहिए, आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर अगर ऐसा है आप बहुत शुरुआत की स्टेज में एकदम बिगिनिंग कर रहे हैं करियर की, तो ये भी कर सकते हैं। और फिर अपनी खुद रिपोर्ट देखती, बहुत सारे पब्लिकेशन जो छापेंगे, बहुत सारी जगह हैं जो छापते हैं। अगर आप एक लिखकर तो देखिए, मैं कह तो नहीं हूँ कि लिखने वाले इतने कम है कि लोग थोड़ा भी ठीक काम करते हैं तो उनकी पहचान बन जाती है, इतना सा भी ठीक काम करते हैं तो, क्योंकि इतना खराब और इतना हल्का माहौल है, कोई है ही नहीं। तो आप लिखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो छापेंगे, छापने को तैयार हो। अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो आप इनसे, ये आपके सारे, ये बहुत लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को जानते हैं। इतनी सारी वेबसाइट्स आजकल हमारे यहाँ ऐसी चल रही है हिंदी में, जिनको कंटेंट चाहिए, कहीं भी आप ठीक से अगर आप करें तो दे सकती हैं। मगर रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब रिस्क तो लेना पड़ेगा। नेगोशिएट करिए, बात करिए, नहीं बन रही बात तो फिर क्या कर सकते हैं। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में गलत जगह को, सही जगह पहुंचने के लिए गलत जगह को छोड़ना भी बहुत जरूरी है। खत्म कर, मैं ये कहना चाह रही थी कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमितेश, थैंक यू एवरीवन। इट्स अ प्लेजर, इट वाज अ प्लेजर टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। आपके क्वेश्चंस बहुत इनोसेंट थे, बहुत मासूम थे, उनका इंटेंशन बहुत साफ था और बहुत ही अनघड़ से प्यारे से सवाल थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बस आप मेहनत करिएगा, और कभी कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो तो आप, अमितेश जी हैं, नोज मी, आप मुझे चिट्ठी लिख सकते हैं, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं जवाब दे सकती हूँ। कोई अगर इंटेंशन से काम करता है तो मैं हमेशा रिस्पॉन्ड करती हूँ। आप, इट वाज अ प्लेजर टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। मुझे मजा आया, तभी मुझे लग ही नहीं रहा कि 2 घंटे हो गए, मैं इतनी अभी भी एनर्जी से चार्ज हूँ। बेहद शुक्रिया प्रियंका। तो बेहद बहुत शुक्रिया, जो छात्र जुड़े रहे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू अगेन। बाय बाय, थैंक यू, बाय।